Hello, friends. Welcome to Let's Crack UPSC CSE. This is me, Dr. Siddharth Arora, and friends, we are continuing with our marathon session of NCERT books for polity. तो मैं क्लास 6 की NCERT बुक्स अभी तुम्हारे साथ इन डिटेल कर रहा हूँ. तो हमने अभी तक जो वीडियोस किए उसमें हमने क्लास 6 का यूनिट 1 का चैप्टर 1 चैप्टर 2 ख़त्म कर दिया है, एज वेल एज यूनिट 2 का चैप्टर 3 ख़त्म कर दिया. नाउ व्हाट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट दिस इज कि इस पूरे के पूरे कॉन्टेक्स्ट को, पूरे के पूरे टॉपिक को बहुत ध्यान से देखा करो. ये एनसीईआरटी के एग्जाम नहीं होने वाली, राइट? सर्टनली, सो डोंट मेक एनी मिस्टेक अबाउट इट कि ये एनसीईआरटी के एग्जाम है. दिस इज सर्टनली एन एग्जाम ऑफ अ वेरी हाई एडवांस लेवल. लेकिन मैंने ये नोटिस किया कि एनसीईआरटी जो बुक्स है वो बड़े ही जीनियस वे में लिखी हुई बुक्स है. इन अदर वर्ड्स कि अगर आपको इसके बेसिक समझ में आ गए, अगर आपको ये एग्जैक्टली समझ में आ गया कि क्या वो एनसीईआरटी बोलना चाहती थी, तो आपके बेसिक्स एंड फाउंडेशन बड़े स्ट्रांग हो जाएंगे. आमतौर पे व्हेन आई एम बीन टीचिंग स्टूडेंट्स, राइट, और लर्नर्स, व्हाटएवर यू वांट टू से, वेदर ऑनलाइन और ऑफलाइन, आई हैव नोटिस कि फॉर वट एवर रीजन, मुझे नहीं पता स्कूल में पढ़ाया नहीं गया या पढ़ा नहीं गया या जो भी रीजन रहा हो, एनसीईआरटी बुक इज वन ऑफ द मोस्ट अंडर यूटिलाइज्ड और द वंस जिस बुक को एक्चुअली इग्नोर ही कर दिया गया. और मैं हर एक को बोलता हूँ क्लास 6 टू क्लास 12 की एनसीईआरटी तुम्हें पेज नंबर लेवल तक याद होनी चाहिए. सो इन दिस एस्पेक्ट अगर तुम पढ़ रहे हो तो मेक श्योर अगर तुम्हारे पास ये बुक है, सो ओपन द बुक. तो इस बुक को ओपन करो और इस बुक को मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट करो. और मैं इसको समराइजेशन नहीं करने वाला, मुझे विश्वास ही नहीं है समराइजेशन का. जब एक बुक है which is already a very small book, why do you want to summarize that book? Why not read that book in complete detail? क्योंकि मैंने क्लास 6 की एनसीईआरटी, क्लास 7th 8th 9th 10th 11th की एनसीईआरटी में से देखे हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं. अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, एक आ सकता है तो दो भी आ सकते हैं, एक चैप्टर में से आ सकता है तो दूसरे चैप्टर में से आ सकता है. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डिटेल्ड स्टडी ऑफ एनसीईआरटी, दिस इज योर क्लास. Otherwise, summarization के लिए there are many other videos which you are most welcome to watch. But for the time being, आज हम करेंगे फिर से Social and Political Life Part 1 टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 6 और आज हम स्टार्ट करेंगे विद चैप्टर नंबर 4. तो इससे पहले मैं तुम्हारे साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ. द वन जो एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट इज, दिस इज माई चैनल कॉल्ड एज कॉन्सेप्टोलॉजी. ये एक्सक्लूसिव चैनल है मेरे, जो वीडियोस आएंगे ऑन अनअकैडमी पे. और ये कॉन्सेप्टोलॉजी एक मेरे ही एक विश्वास पर है, दैट इज फैक्ट्स को कलेक्ट करके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कभी क्रैक नहीं की जा सकती. एग्जाम क्रैक करनी है तो तुम्हें 3 डायमेंशनल स्टडी करनी पड़ेगी, तुम्हें मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, जिसको मैं बोलता हूँ मैट्रिक्स, विच इज नथिंग एल्स बट इंटरकनेक्शन ऑफ थॉट्स. तुम्हें मालूम ही नहीं होना, पता ही चलेगा कि ए कब जी से कनेक्ट हो गया, जी कब एफ से कनेक्ट हो गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. अल्टीमेटली लास्ट में एक इतना जबरदस्त कनेक्शन बनेगा दैट यू विल बी वेरी वेरी क्लोज टू मेकिंग योर एम्स इनटू अ रियलिटी. एक मेजर अनाउंसमेंट आपके साथ करना चाहता हूं. मैंने पीएसआईआर ऑप्शनल लॉन्च कर दिया है. सो नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स मैं अपने प्लस वाले स्टूडेंट्स को पीएसआईआर ऑप्शनल भी पढ़ाऊंगा. सो इन अदर वर्ड्स 250 मार्क्स जीएस2 जो मैं पढ़ाता हूँ, पॉलिटी गवर्नेंस इंटरनेशनल रिलेशंस, 250 मार्क्स का ऑप्शनल पार्ट 1 एंड 250 मार्क्स का ऑप्शनल पार्ट 2. सो इस हिसाब से 750 मार्क्स, यानी कि प्रैक्टिकली हाफ ऑफ योर यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन हैज बीन टेकन केयर ऑफ. अगर अब भी तुम ज्वाइन करना चाहते हो और अभी तक तुमने ज्वाइन नहीं किया है, सो यूज द कोड SIDLIVE, SIDLIVE, ये मेरा कोड है. इफ यू यूज माई कोड, यू आर वेलकम टू टीम SIDLIVE एंड यू विल गेट एन इमीडिएट 10% डिस्काउंट. अगर तुम अभी तक भी सोच रहे हो तो शायद थोड़ी सी ज़्यादा देर हो जाएगी. अगर तुम लोगों ने अभी तक, इफ यू नॉट ज्वाइंड माई टेलीग्राम चैनल, इट इज़ tinyurl.com/siddharthpolity, तो या फिर इस कोड को अपने मोबाइल कैमरा से स्कैन कर लो, तब भी तुम मेरे चैनल पर आ जाओगे. और मुझे कुछ भी नया चीज़ें मिलती है, अपडेटेड चीज़ें मिलती है, कुछ भी मुझे शेयर करना होता है, आई डू इट ऑन टेलीग्राम चैनल. सो यू कैन डू दिस and you will be a part of my Telegram channel. So we are on the largest online learning platform in India, or I'm sure बहुत जल्दी of the world.
यहाँ पर आपको मिलती है डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस एज वेल एज अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है. सो अगर तुमने बेस्ट द बेस्ट एजुकेटर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया से पढ़ने का इरादा बनाया है तो यूज द कोड SIDLIVE SIDLIVE और तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे ऑन दिस अनअकैडमी लर्निंग ऐप. सो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करो, ये गूगल प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा, iOS स्टोर पे भी मिल जाएगा. और जैसे ही तुमने यहाँ पर मेरा कोड SIDLIVE SIDLIVE कोड यूज किया, तुम जो मर्जी लोगे, चाहे प्लस क्लासेस लो या फिर वो मेंटोर बेस्ड क्लासेस लो जिनको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बोलते हैं. यहाँ पर तुमको एक पर्सन कंटिन्यूसली गाइड करता रहेगा, फीडबैक लेता जाएगा, तुम्हारे साथ प्लानिंग करेगा, बूस्टर सेशंस करेगा, आंसर प्रैक्टिस करवाएगा और तुम्हें उसका भी एडवांटेज होगा. चाहे तुम प्लस क्लासेस लेते हो, चाहे आइकॉनिक क्लासेस लेते हो, चाहे बैच कोर्सेस ज्वाइन करते हो, मेक श्योर दैट यू यूज द कोड SIDLIVE. और अगर तुम ऑप्शनल कोर्सेज लेना चाहते हो तो तुम्हारे पास एक बड़ा अच्छा लॉटरी है कि तुम प्लस क्लासेस या फिर आइकॉनिक क्लासेस और फिर द GS और ऑप्शनल के कॉम्बिनेशन ले लो. इसमें तुम्हें बहुत पैसे का एडवांटेज हो जाता है. तुम नोटिस करो यहाँ पर 24 मंथ 26% ऑफ हो जाएगा, 26% ऑफ हो जाएगा एज कंपेयर टू अगर तुमने अलग अलग लिया. सो एंड उसके बाद भी इफ यू यूज द कोड SIDLIVE SIDLIVE तो तुम्हें इमीडिएट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. तो जहाँ रेफरल कोड की जगह वहाँ पे SIDLIVE यूज करो. और बेटा अब इंतजार मत करना, मैं सिर्फ इतनी चाहता हूँ कि मैं जब तुम्हें PSIR पढ़ाऊंगा तो फर्स्ट क्लास से आना. डोंट अननेसेसरली वेस्ट योर टाइम. दिस इज ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर द एंटायर कॉन्टेक्स्ट. लेट अस सी दिस एंटायर थिंग. हमने किया था पिछले वीडियोस में यूनिट 1 चैप्टर 1 चैप्टर 2 और फिर मैंने यूनिट 2 का चैप्टर 3 खत्म कर दिया था. ओके, सो अब हम इसको कनेक्ट कर पाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, जैसे ही हम चैप्टर 4 स्टार्ट करते. ऑलराइट, सो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड चैप्टर 4 एंड अंडरस्टैंड दिस. तो मैंने तुम्हें पहले ही बोला है मैं कोई जल्दबाजी के मूड में नहीं हूं, तो यू विल हैव टू सिट बैक, रिलैक्स एंड अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट द वे आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट. जल्दी में हो, ओहो, फिर तुमने क्या पढ़ा. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस एंटायर कॉन्टेक्स्ट. इन दिस चैप्टर you will read about some of the key elements that influence the working of a democratic government. These include people's participation, resolution of conflict, and equality and justice. तो ये बड़ा ही अच्छा लाइन है, अगर तुम्हें यहाँ से दिखाई देगा तो इट इज पीपल्स पार्टिसिपेशन, रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इक्वालिटी एंड जस्टिस. मालूम है क्या होता है, अगर मैं इसको बहुत एडवांस लेवल पे भी समझ लूँ ना, बहुत एडवांस लेवल का भी अगर मैं बुक्स पढूं क्लाइस्थेनेस का तो बिल्कुल बेसिक था, लेकिन अगर मैं ब्रॉड बहुत ह्यूज लेवल की डेमोक्रेसी भी पढूं ना तो भी बोलते हैं दैट लेजिटिमेट गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, जस्टिस एंड इक्वालिटी और रादर पावर. ओके, ये 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी. यार बड़े अजीब सी बात है, समटाइम्स आई रियली एम गेटिंग सरप्राइज. बहुत सिंपल वर्ड्स में, लेकिन बोला तो यही जा रहा है. लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है, लेजिटिमेसी. तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि म्यांमार डिस्प्यूट पे, कभी देखना तो मौका मिलेगा तो यूट्यूब पे देखना. तो म्यांमार डिस्प्यूट पे जो मैंने बनाया था तो उसमें मैंने डेमोक्रेसी को बड़े अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था, देखना अगर मौका मिला तो. उसमें था जस्टिस नंबर 1, ओके, पावर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, किसी को मिसयूज ना करने देना, जस्टिस, ओके, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑफ कोर्स द रूल ऑफ लॉ. तो यहाँ पर वो चारों ही चीजें जो है वो बड़े अलग ढंग से लेकिन लिखा वही है. ये 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी है. सो अगर तुम यहाँ पर नोटिस करो तो यहाँ पर लिखा हुआ है पीपल्स पार्टिसिपेशन, रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इक्वालिटी एंड जस्टिस. यार पढ़ाया तो वही है और सिंपल वर्ड्स में, लेकिन वेरी ब्यूटिफुली अंडरस्टूड. सो यहाँ पर एक स्टोरी दी हुई है. अब तुम लोग बोलोगे सर स्टोरी वोरी नहीं पढ़नी, डायरेक्ट मुद्दे पे आओ. बेटा मुद्दा ही है, the story is the मुद्दा and the मुद्दा is the story. So you have to actually understand this. तो मैं वैसा टीचर हूँ नहीं, मैं वैसा पढ़ा नहीं सकता, which is absolutely mechanical. I don't know कैसे लोग याद रखते हैं और कैसे पढ़ाते हैं. So मेरे साथ पढ़ना है तो मेरी तरीके से. तो साउथ अफ्रीका is a country that has people of several races.
There are black people who belong to South Africa, whites who came there to settle, and Indians who came as laborers and traders. अब एक साउथ अफ्रीका का यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है, तो हमको बाद में साउथ अफ्रीका और इंडिया को कंपैरिजन का मौका मिलेगा। अब तुम्हें इसमें से कुछ सिमिलैरिटीज दिखेगी और तुम्हें कुछ गड़बड़ियाँ भी दिखेगी। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। सो माया नायडू, an 11-year-old South African girl living in the town of Johannesburg, was helping her mother clear up her old boxes. She found a scrapbook full of pictures and newspaper articles. There were many pictures of a young schoolboy of around 15 years of age. और अगर तुम लोग को बोर हो रहा है तो sit back, relax and just imagine what is happening. But मुझे लगता है as future bureaucrats of this country तुमको ये सब फील करना चाहिए। When she asked her mother who the boy was, she was told that he was called Hector. Okay, हमें पूरा प्रोनाउंस नहीं कर सकता, पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करते होंगे। He had been shot by the police. Maya was shocked. Why? She asked. Her mother explained that South Africa was earlier governed by apartheid laws. अब मेरे है ना, जैसा मैं पढ़ता हूँ, अगर तुम पढ़ोगे ना तो मैं इसको कीवर्ड मानकर इसको ऐसा याद रखूंगा, और ये मैं आई कम बैक टू दिस। अपार्थाइड मीन्स सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। कुछ चुभने लग गया मुझे, वो इसलिए चुभने लग गया बिकॉज मुझे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई पार्ट याद आ गया, बट मैं यहाँ पर अभी टिक करता हूँ एंड वी विल कम बैक टू दिस। ठीक है। साउथ अफ्रीकन पीपल वर डिवाइडेड इनटू वाइट, ब्लैक, इंडियन एंड कलर्ड रेसेस। According to the law, these races were not allowed to mingle with each other, to live near each other, or even to use common facilities. Maya could not believe her eyes. Maya's mother sounded angry when she spoke about life under apartheid. She told Maya that in those days, अच्छा by the way, अब ये जो हो सकता है स्लाइड के सामने मेरा वीडियो आ रहा हो, सो मैं फिर सजेस्ट करूँगा तो मैं NCERT की PDF डाउनलोड कर लो, अगर तुम्हारे पास ऑनलाइन अवेलेबल है तो। नहीं है तो इट इज़ वेरी वेरी सस्ता होता है, यू कैन ऑलवेज बाय एन NCERT एंड रीड अलोंग साइड, पर रीड करो मेरे साथ। ओके, सो hospitals were separate and so were ambulances. An ambulance meant for white people would always be well equipped, while one meant for black people was not there. There were separate trains and buses. Even the bus stops were different for black and white people. Non-whites were not allowed to vote. अच्छा, अब यहाँ पर ना मुझे कुछ चुभे जा रहा है मुझे, तो इसके बारे में मुझे कुछ बोलना पड़ेगा। तो बेटा जैसे द सेम थिंग जो हमने अभी साउथ अफ्रीका में देखा है, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कैस्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इंडिया में भी डिस्क्रिमिनेशन होता था, होता है, और ये ऐसी कोई बात नहीं है कि भैया ये साउथ अफ्रीका की बीमारी है, ये सब जगह हो सकता है। तो डॉक्टर अंबेडकर एंड द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को मालूम था कि ये होता है और हो सकता है, और इंडिया भी इतनी डाइवर्स कंट्री है, इनफैक्ट इंडिया उससे ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है। तो डॉक्टर अंबेडकर वांटेड टू गिव व्हाट इज कॉल्ड एज राइट्स ऑफ इक्वालिटी। अब इसको ध्यान से समझने वाली बात है। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था वन ऑफ द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी इज इक्वालिटी। तो इक्वालिटी का क्या कॉन्सेप्ट आ गया सर? तो डॉक्टर अंबेडकर ने बोला ऐसे नहीं है कि मैं तुम पर भरोसा करूंगा और भैया तुम इक्वल ट्रीटमेंट करो या ना करो। तो इंस्टेड ऑफ दैट आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18 पांच आर्टिकल्स को मैं फंडामेंटल राइट्स देता हूं। इन अदर वर्ड्स गारंटेड राइट्स होंगे विच विल इंश्योर इक्वालिटी। लेकिन इसमें जो इस टाइम पर रिलेवेंट है वो है आर्टिकल 15। तो इसमें लिखा था स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन or rather state shall not cause discrimination on the basis of race, religion, caste, sex or place of birth। अब ये लिखा हुआ है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 में, ओके। लेकिन 15 सब क्लॉज 2 देखेंगे ना तो हमें कुछ एग्जाम्पल्स मिलते हैं। मतलब अगर मैं डॉक्टर अंबेडकर का माइंडसेट पढ़ने की कोशिश करूं, ओके, तो व्हाट इज ही सेइंग, वो ये नहीं बोल रहे कि
तुम अपने एग्जाम्पल लेते रहो ना, वो तुम्हें क्यों एग्जाम्पल देंगे। वो उन्होंने बोला कि देयर शैल बी नो रिस्ट्रिक्शन, नो लाइबिलिटी, नो डिसेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, caste, sex, or place of birth with respect to use of hotels, hostels, water bodies, bathing ghats, places of worship, open spaces, and any other such place which is partially or fully maintained out of funds of the state। तुम नोटिस कर रहे हो कि लुक एट द इंटेलिजेंस ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कितने इंटेलिजेंट और कितने प्रेग्मेटिक थे। उन्होंने एग्जाम्पल्स दे दिए कि आप ये सारी जगहें जो भी है उनको आप डिस्क्रिमिनेटरी फॉर्म में नहीं यूज कर सकते। अगर कोई पर्सन है, इफ देयर इज अ सिटीजन, ओके, तो ये सिटीजन की बात हो रही है, तो अगर कोई सिटीजन है तो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, caste, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, ओनली ऑफ देम, अगर आप ये डिस्क्रिमिनेशन मना करते हो तो ही हम इक्वालिटी की तरफ जाते हैं। और तुम देखो, ऐसा नहीं है कि तुम्हें ये दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पर ये जो माया है ये भी एग्जाम्पल ऐसे ही दे रही है। ऋषि सिंह कि हॉस्पिटल सेपरेट थे ब्लैक एंड वाइट के, एम्बुलेंसेस सेपरेट थे, एम्बुलेंस जो वाइट लोगों का था वो अलग था, ब्लैक का अलग था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो यहाँ पर एक मेजर कॉन्सेप्ट जो समझ में आ रहा है कि जो हम द रूल्स द मेथोडोलॉजी वो थोड़ा बहुत वेरी करता है, लेकिन आमतौर पर अगर डिस्क्रिमिनेशन है तो डिस्क्रिमिनेशन है, दोनों तरफ से होगा। सो अब आगे चलेंगे तो जैसे ही, अब मुझे तो मालूम नहीं है कि साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में इसको कैसे रोका गया, हम साउथ अफ्रीका के थोड़ा ना हम पढ़ाई कर रहे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमारे यहाँ पे भी ऐसे डिस्क्रिमिनेशन को रोका गया, आई एम श्योर वहाँ पे भी रोका गया होगा। सो द एंटायर कॉन्टेक्स्ट इज कि जब डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होता है तो दोनों तरफ से हो रहा होता है, राइट। सो यू हैव टू बी वेरी वरिड अबाउट दिस पार्ट एंड पुट इट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे यहाँ पर अगर ये लिखा होता, अगर ये लाइन हमारे यहाँ लिखी होती तो हम बोलते नो ये अलाउड नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 15 की वायोलेशन हो जाती। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्टेक्स्ट। अब आगे देखते हैं। नॉन वाइट्स वर नॉट अलाउड टू वोट, द बेस्ट लैंड इन द कंट्री वॉज रिजर्व फॉर द वाइट पीपल and non-whites had to live on the worst available land. Thus, blacks and colored people were not considered to be equal to whites. मैंने क्या बोला था? Rights of equality है। तो जो rights of equality है तो उसको मेंटेन करने के लिए तुम्हारे पास कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी जरूर होनी चाहिए। One black township was the southwestern township of Soweto. Hector lived there, and he and his classmates joined the protest against learning the Afrikaans language in the school. This was a language that whites spoke. Hector and other school students were being forced to learn this language, but they wanted to learn their own language, Zulu. The South African police beat up the protesters mercilessly and shot at the crowd. One of the bullets killed Hector. This was on 30th April 1976. The African National Congress, a group of people who led the struggle against apartheid, and their most well-known leader, Nelson Mandela, fought the apartheid system for several years. Finally, they succeeded. Finally, they succeeded, and in 1994, South Africa became a democratic country in which people of all races were considered equal. तो बेटा मैं ना तुम्हारे साथ जो तुम्हें अभी करके दूंगा ना, तुम भी सोचोगे कि ये क्या है, ये कैसे हो गया। अगर मैं इस पैराग्राफ को ना पढ़ता तो मुझे कुछ कीवर्ड्स ना दिखाई देते। एक मुझे इक्वालिटी वर्ड दिखाई दिया, यस समझ में आया। एक मेरे को डिस्क्रिमिनेशन वर्ड दिखाई दिया, यस समझ में आया। एक मेरे को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वर्ड दिखाई दिया, या फिर समझ में आया एडल्ट फ्रेंचाइज। एक मुझे दिखाई दिया प्रोटेस्ट, हाँ ये भी वर्ड दिखाई दिया प्रोटेस्ट, ओके। एक मेरे को दिखाई दिया व्हाट इज कॉल्ड लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस, ओके। इसी जगह पे मेरे को ये सारी कहानी स्टार्ट होते हुए मुझे दिखाई दी अपार्थाइड,
फिर मेरे को एक और दिखाई दिया इज द वर्ड डेमोक्रेसी. नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. इसके साथ साथ देयर वाज सर्टेन सब और सब टेक्स्ट जो हमको समझ में आ जाने चाहिए थे. वन वॉज लैंग्वेज, यस. वन वॉज अपॉर्चुनिटी, यस. वन वॉज मेजॉरिटी एंड पावर. देखो, पढ़ने वाला होना चाहिए, पढ़ाने वाला होना चाहिए. इस एक स्टोरी में जो कि मेजॉरिटी लोग ना पढ़ते हैं ना पढ़ाते हैं, कितनी सारी चीज़ें थी जो हम पढ़ सकते हैं और इसको समझ सकते हैं. यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमको दिखाई दिया इक्वालिटी का, विच इज़ इंट्रिकेटली रिलेटेड टू डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन है तो इक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी है तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. तो हमने आर्टिकल 15 देखा. ओके, अगर हमारे पास हमारे कंट्री में इस तरह के बेसिस पर स्किन कलर पे डिस्क्रिमिनेशन होगा तो हमारे सुप्रीम कोर्ट उसको टिकने नहीं देगा. वाई? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट बोलेगा ऑफ इंडिया दैट यू आर वायोलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्टिकल 15, और इसीलिए हम इस जो भी ऑर्डर है या एक्शन है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं. उसी तरह से अगर किसी ने इस तरह से थोड़ा बात आगे बढ़ाकर अनटचेबिलिटी वगैरह की, देन ऑल्सो इट इज़ आर्टिकल 17 विच इज़ वायोलेटेड. और फिर वहाँ तो सिर्फ वायोलेशन ही नहीं है, इट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस ऑल्सो अंडर लॉ. तो अपार्थाइड भाई इंडिया में तो ना टिकना, बिल्कुल सही बात है. सो इंडिया में नहीं टिकने वाला अपार्थाइड बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन. तो ये हो गया हमारा एक पार्ट. लेकिन यहाँ पर जो तुमने शायद मिस कर दिया, ओके, या शायद मैंने जानबूझ के मिस करवाया होगा, कि यहाँ पर एक बड़ी अच्छा सा पॉइंट लिखा हुआ था, ओके, विच कुड हैव बीन, विच इज़ यूजुअली इग्नोर्ड. बट वो इग्नोर्ड इसलिए होता है बिकॉज कोई उसको पढ़ाता नहीं है. तो यहाँ लिखा नॉन वाइट्स वर नॉट अलाउड टू वोट. ये तो हो गया था, चलो ये तो हम पढ़ लेंगे. बट लिखा है द बेस्ट लैंड इन द कंट्री वॉज रिजर्व फॉर द वाइट पीपल एंड नॉन वाइट्स हैड टू लिव ऑन द वर्स्ट अवेलेबल लैंड. तो यहाँ पर फिर इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, बट दिस टाइम विद रिगार्ड्स टू अपॉर्चुनिटी. अगर तुम्हें प्रियम्बल याद है तो उसमें लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया. तुमने नोटिस करे कैसे कनेक्ट करना होता है. वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity. आई होप तुम इसको अब कनेक्ट कर सकते हो. तो अगर हम इसी चीज़ को आर्टिकल 39 से कनेक्ट करना स्टार्ट कर दे तो वहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी का स्कोप इवन इन DPSPs में दिखा है कि इक्वल पे इक्वल वर्क है, कोई मोनोपोलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, देयर विल बी नो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ऑल ऑफ देम कैन बी कनेक्टेड फ्रॉम DPSPs आर्टिकल 39 प्रियम्बल ऑल्सो ओवर हियर. तो सोशियो इकोनॉमिक राइट्स के बारे में भी यहाँ पर एक सटल बट क्लियर मेंशन था, अगर तुमने इसको मिस नहीं किया होता तो. अब देखो, एक पैराग्राफ पढ़ा अभी तक तो एक ही पैराग्राफ हुआ, जस्ट वन पैराग्राफ. ओके, फिर यहाँ पर एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कॉन्टेक्स्ट है. उसमें बोला ब्लैक्स वर नॉट अलाउड टू वोट. वेरी गुड. तो जब हमने बोला कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, ब्लैक्स वर नॉट अलाउड टू वोट, तो ये बड़ा ही गड़बड़ होता है. हमको है ना अंग्रेजों का टाइम याद आता है. ब्रिटिशर्स के साथ भी ऐसे ही होता था. ब्रिटिशर्स ने भी इंडियंस को बहुत टाइम तक, इनफैक्ट बहुत टाइम तक क्या, लास्ट तक भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं दिया. वोटिंग राइट्स मिले भी तो वो लिमिटेड फ्रेंचाइज थे. ओके, कुछ लोगों को दिया जाता था. मैंने पिछले क्लासेस में भी किया था ये वाली बात कि या तो प्रॉपर्टी ओनर्स को दे दिया जाता था, एजुकेटेड लोगों को दे दिया जाता था, पावरफुल लोगों को दे दिया जाता था, बट सबको नहीं मिलता था. ये एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम है. ये क्या होता है, जो भी सो कॉल्ड डिस्पोटिक रेजीम्स है या फिर जो भी अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, इक्वालिटी पे भरोसा नहीं करते, वो लोग अपने आप को ये बोलते हैं या अपने आप को ये जस्टिफाई कर देते हैं कि यार ये तो इलिटरेट है, ये तो एजुकेटेड है नहीं, तो इनको क्या का वोटिंग राइट्स देने का. ओके, इनका कोई रोल ही नहीं है.
दे फॉरगेट दैट एवरी सिटीजन और एवरी पर्सन, एवरी ग्रुप, एवरी नेशन, उसको एक सेल्फ एस्टीम की ज़रूरत होती, उसको विश्वास होना चाहिए, उसके गर्व की बात है कि वो अपने देश के राजनेता को चुन सके, अपनी मर्जी की सरकार बना सके। और इससे बड़ा भेदभाव और क्या होगा कि आप साउथ अफ्रीका में जहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन, देखो कैसे कनेक्ट हो रहा है, आर यू नोटिसिंग ये मैट्रिक्स कैसे बनता जा रहा है, इक्वालिटी से डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन से अपॉर्चुनिटी, अपार्थाइड, आर यू नोटिसिंग ऑल दीज आर कनेक्टिंग, इसी को बोला जाता है मैट्रिक्स। अब कहीं से भी पढ़ोगे तुम इसको कनेक्ट कर सकते हो। फिर हमने देखा कि जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल ऑफ इक्वालिटी है, क्योंकि सरप्राइजिंग बात है कि उस साउथ अफ्रीका कंट्री में मेजॉरिटी पॉपुलेशन ब्लैक्स की थी, लेकिन अ फ्यू वर डिसाइडिंग फॉर द मेनी। मैंने क्या बोला? अ फ्यू वर डिसाइडिंग फॉर द मेनी। ये अलाउड नहीं होता डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में एवरी वन शुड बी एबल टू, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल गवर्नमेंट होनी चाहिए, और मेजॉरिटी जिसको चुन ले, ओके, उसको पावर दे दिया जाना चाहिए। सो डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल है। सो दिस वॉज एन इंटेग्रल पार्ट। और जब आप यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं देते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब तुम्हें साउथ अफ्रीका को रिलेट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आई एम श्योर कि तुम अगर इंडिया को रिलेट करने की कोशिश करोगे तो बड़े आराम से समझ जाओगे ये वाली बात। अगर ब्रिटिश टाइम के टाइम पर हम समझे कि ये फ्यू, कुछ लाख ब्रिटिशर्स जो उन लोगों ने गवर्नमेंट बनाई हुई थी, वो करोड़ों इंडियंस जिनका ये देश है, जिनका ये देश है, उनको ही आप अलाउ नहीं कर रहे हो टू पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, डू यू रियलाइज दैट ऐसी डेमोक्रेसी काय की डेमोक्रेसी वो, इट इज अ शैम डेमोक्रेसी। अगर वैसे उसको डेमोक्रेसी बोलना भी नहीं चाहिए। अब एक और चीज़ यहाँ पर हमने नोटिस की, सर कितनी चीज़ें बेटा, अभी तो एक ही पैराग्राफ हुआ। हाँ, और तुम बोल रहे थे कि समराइजेशन, तुम तो वो स्टोरी पढ़ने को भी नहीं तैयार थे। तो यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आया था ऑफ लैंग्वेज। तो जो मेजॉरिटी लैंग्वेज वहाँ पे बोली जाती है, जो कि जुलू थी या फिर जो उनकी नेटिव लैंग्वेज थी, उसको बोलने को आप रोक रहे हो, और कोई और लैंग्वेज विच इज़ द फ्यूअर स्पीकर अफ्रीकान्स लैंग्वेज, जो वहाँ के वाइट्स बोलते थे, जिनके हाथ में सत्ता थी, पावर थी, गवर्नमेंट थी, जो अपार्थाइड प्रैक्टिस कर रहे थे, वो बोलते थे कि इस लैंग्वेज को फॉलो करो। बेटा तुमने कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये बिल्कुल कुछ सेम चीज़ लग रही है। ब्रिटिशर्स ने भी तो हमारे साथ यही किया। सो मैकॉले ने एजुकेशन पॉलिसी सारी की सारी इंग्लिश की तरफ डाली, सो मच सो कि उसने हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो कि अपने आप में नालंदा और तक्षशिला वाला एजुकेशन सिस्टम था, उसको कोलैप्स करवा दिया और बर्बाद कर दिया। और हमको लगा ओह ये क्या बात हुई, हमें तो इंग्लिश नहीं आती, तो हमें पढ़ाई लिखाई नहीं की हुई है। सो दीज आर द थिंग्स जिसको हम कल्चरल डैमेज करते। तो यहाँ पर एक और चीज़ याद आ रही है, जब मेरा कॉन्स्टिट्यूशन में यही डर हमको पहले भी था, कहीं, अब हमें तो इंग्लिश से बात पहले का डर था, लेकिन बाद में हिंदी का भी डर लगने लगा कि कहीं हिंदी, बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लार्ज प्रपोर्शन ऑफ इंडियंस आर गोइंग टू स्पीक हिंदी, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो छोटे रिलीजियस एंड कल्चरल माइनॉरिटीज़ है वो सप्रेस होकर ख़त्म हो जाए। देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी। तो डॉक्टर अंबेडकर ने ये भी नहीं होने दिया। उन्होंने आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 लिखा। आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 आर गोइंग टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द रिलीजियस एंड कल्चरल माइनॉरिटीज। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि ऐसे बोला गया कि एवरी सिटीजन और अ ग्रुप ऑफ सिटीजन्स हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, मैंने क्या बोला, हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर shall have the right to conserve the same। कितनी अच्छी तरह से ये बात बोली गई कि देखो ये लैंग्वेज ना बेटा सिर्फ लैंग्वेज नहीं होती, सिर्फ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होती, हेलो आई नहीं होता। लैंग्वेज इज ऑल्सो शेयर्ड हिस्ट्री, लैंग्वेज इज ऑल्सो शेयर्ड कल्चर। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि आपको कितना सब कुछ इसी एक में से पढ़ना पड़ेगा। फिर हमने एक और चीज़ इसमें नोटिस की कि हेक्टर वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहा था। अब जब हेक्टर प्रोटेस्ट कर रहा था तो क्या प्रोटेस्ट करना बुरा होता है? नहीं बेटा,
डेमोक्रेसी में द गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू पीपल, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, इज आंसरेबल टू द पीपल। तो जब आंसरेबल टू पीपल है तो मज़ेदार बात ये है कि अगर गवर्नमेंट आंसरेबल टू पीपल और पीपल तुमसे हैप्पी ना हो गवर्नमेंट, तो क्या करे? अगले इलेक्शन में हम आपको वोटिंग नहीं करेंगे। अरे बाबा, अगला इलेक्शन तो 5 साल बाद है ना। अरे हाँ सॉरी, तो इस टाइम हम प्रोटेस्ट करेंगे। यस, लेकिन आइडिया ये, तो पीसफुल प्रोटेस्ट इज अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। और पीसफुल प्रोटेस्ट को गवर्नमेंट सह ना पाए, स्टेट को अच्छा ना लगे, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जो कि गवर्नमेंट का एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का मतलब अगर वो पीसफुल प्रोटेस्ट है तो चलता है। अगर पीसफुल प्रोटेस्ट ना हो, ओके, और आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पड़े, तब तो मैं समझता हूँ। बट अगर आप पीसफुल प्रोटेस्ट पे छोटे बच्चों के ऊपर गोलियां चलवा रहे हो, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग यू आर अ डिस्पोटिक गवर्नमेंट, इट इज़ नॉट डेमोक्रेसी। सो ये कितनी अच्छी तरह से ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स एक ही छोटी सी स्टोरी में कनेक्ट हो रहे हैं। तभी मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी इज़ नॉट अ बुक। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, इसको पढ़ने वाला होना चाहिए और पढ़ाने वाला होना चाहिए। ये देखो, ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है और इससे क्या क्या चीज़ें कनेक्ट हो सकती है। सो व्हेन आई हैव नोटिस्ड दैट आप जब भी गवर्नमेंट, वो भी खासकर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, अब किसी भी एक ग्रुप को, पीपल को आप रोकने की कोशिश करोगे, डिस्क्रिमिनेट करोगे, वो कुछ भी और कहलाएगा, लेकिन इट विल नॉट बी कॉल्ड एज डेमोक्रेसी, और एटलीस्ट इट शुड नॉट बी अंडरस्टूड एज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होता है, और उन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में जो फर्स्ट वर्ड दैट इज इंपॉर्टेंट इज पार्टिसिपेशन। मुझे पता नहीं दिख रहा है कि नहीं तुम लोगों को, हो सकता है मेरी वजह से छुप रहा हो, दैट द वीडियो माइट बी स्टॉपिंग दैट, बट यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है दैट इज पार्टिसिपेशन। और यहाँ क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, व्हाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शंस? सो लिखा है, यू ऑलरेडी रेड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट पीपल मेक द डिसीजंस इन अ डेमोक्रेसी थ्रू वोटिंग इन इलेक्शंस, पीपल इलेक्ट लीडर्स टू रिप्रेजेंट देम. These representatives take decisions on behalf of the people. In doing so, it is assumed that they will keep in mind the voices and the interests of the people. अब ध्यान से मैं इसको आगे चलते जा रहा हूँ. So, all the governments are elected for fixed period. In India, this period is 5 years. Once elected, governments can stay in the power only for that period. If they want to continue to be in power, then they have to be re-elected by the people. This is a moment when people can sense their power in a democracy. In this way, the power of the government gets limited by regular election. So यहाँ पर एक बड़े the common man वाला वो है कार्टून होता था, not bad. One of the taps in nearby village must be getting water. तो ये कॉन्टेक्स्ट अगर हमको दिखेगा, तो मैं आपको पहले डेमोक्रेसी का कुछ कॉन्टेक्स्ट समझाना चाहता हूँ. सी, यहाँ पर जब हम बात करते हैं विद रिगार्ड्स टू डेमोक्रेसी, वी रियली मिस्टेक डेमोक्रेसी. इतना मिसकंसेप्शन है डेमोक्रेसी के बारे में, दैट इट इज सर्टनली राइट टाइम फॉर ऑल ऑफ यू, एंड स्पेशली सिंस तुम लोग फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स बनने वाले हो, टू रियली अंडरस्टैंड कि डेमोक्रेसी है क्या. सी, जब लिंकन ने डेमोक्रेसी को डिस्क्राइब किया था, गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, तो ये अच्छी डेफिनेशन है, लेकिन ये कंप्लीट डेफिनेशन समझने के लिए हमको कुछ एक वर्ड डालना पड़ेगा कि ये बाय, ऑफ, फॉर पीपल का मतलब क्या है. बेटा, डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट बनती है, प्लीज, डेमोक्रेसी क्या है? इट फॉर्म्स द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट वो है जिसके पास पावर होती है, लेकिन हम यहाँ पर ये बोलते हैं कि इस गवर्नमेंट को ये पावर डेमो ने दी है. डेमो मतलब पीपल. ये पावर थी पीपल के पास, इट वॉज वेस्टिंग विद द पीपल. लेकिन ये गवर्नमेंट
को पावर अब पीपल ने दे दी। कैसे दे दी सर? थ्रू वोटिंग। तो वोटिंग को इसीलिए मैंडेट बोलते हैं। इट इज द वे ऑफ ट्रांसफरिंग पावर फ्रॉम पीपल टू द गवर्नमेंट। अब ये गवर्नमेंट के पास पावर आ गई, लेकिन सर ऐसे कैसे आई? तो गवर्नमेंट भी तो चीटिंग कर सकती है, ओके, वो झूठ बोल सकती है, इलेक्शंस रिग्ड हो सकते हैं। नहीं, अभी लैंग्वेज समझते हुए चल देंगे। तो डेमोक्रेसी में एक हो गया, तो ये हमारा नंबर 1 वर्ड आ गया, दैट इज पीपल। लेकिन इस दिस इज नॉट द एंड ऑफ इट। अब आगे देखना है, अब इलेक्शंस होना चाहिए, लेकिन इलेक्शंस भी तो उससे चीटिंग हो सकती है। अरे ना ना, अब हम इसको पूरा इसके एडजेक्टिव डालेंगे। इलेक्शंस जो होने हो चाहिए मस्ट बी फ्री, फेयर एंड रेगुलर। मैंने क्या 3 वर्ड्स किए? फ्री, फेयर एंड रेगुलर। फ्री इलेक्शंस होंगे तो इसको हम डेमोक्रेसी बोलेंगे। लेकिन आप एक लोगों को बोलो ना भाई तू तो वोट ही नहीं कर सकता, तुम कर लो, ओके, तो जो मेरे मतलब के लोग हैं, जो मेरे काम के लोग हैं, उनको मैं वोटिंग के पावर्स दे दूं और बाकियों को ना दूं। अरे ये फ्री इलेक्शन थोड़ा। फेयर इलेक्शन, तुम जिसको चुनना चाहोगे, ओके, उसी को तुम वोट दे रहे हो और वही रिकॉर्ड हो रहा है, ओके, तो और फिर उसको हम काउंटिंग भी फेयरली कर रहे हैं, तो इट इज अ फेयर इलेक्शन। अब तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बहुत अच्छा डेफिनेशन आता है, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, व्हाई इज राज्यसभा नॉट डिसॉल्व? वो तो हमें समझ में आता है, बट व्हाई इज लोकसभा डिसॉल्व आफ्टर 5 years इन इंडिया की बात बोल रहे हैं। तो बेटा जो सरकार होती है, तो गवर्नमेंट होती है, वो लोकसभा में होती है, ओके, तो ऐसा क्यों कर रहे हो सर आपकी 5 साल के बाद उसको डिसॉल्व कर रहे हो? मत करो ना सर, मत करो। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोल सकते। हमको लोकसभा डिसॉल्व कर देनी पड़ेगी आफ्टर, वो 5 years हो या 6 years हो, जो भी डिफाइन करो, इंडिया में इस टाइम पर 5 years है, तो ये रेगुलरली डिसॉल्व हो जानी चाहिए। ऐसा क्यों क्यों करना है? ताकि ये गवर्नमेंट दोबारा जनता के दरबार में जाए, पीपल के पास जाए और उनसे गुहार लगाए और उनसे परमिशन ले कि क्या हम आपकी सरकार दोबारा बने या ना बने। अगर जनता के दरबार में ये जवाब आया ना, हमें तुम नहीं पसंद हो, तो द गवर्नमेंट मस्ट रिजाइन एंड लेट समबडी एल्स, जिसको पीपल ने बोला है, जिन्होंने जनादेश दिया है कि आप पावर में आ जाओ, उनको मौका दिया जाए। अगर ऐसा ना हो, अगर ऐसा ना हो, तो गवर्नमेंट एक बार बनेगी, बोले कि देखो ये देखो हम बन गए ना भाई, हम बन गए, अब हम नहीं कहीं जा रहे वाले, हम नहीं छोड़ेंगे, अब सत्ता मिल गई, अब हमें पावर मिल गई, हम नहीं जा रहे। इन अदर वर्ड्स गवर्नमेंट बन जाएगी डिस्पोटिक। सो दीज आर द वेरियस कॉन्टेक्स्ट। देखो ये इतने अच्छी तरह से समझाया हुआ, समटाइम यू रियली सरप्राइज कि कितने अच्छी तरह से समझाया हुआ ये सारी लाइन्स। एक एक लाइन पढ़ते हैं और तुम्हें याद आता जाएगा जो मैंने अभी पढ़ा है। ऑल गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड फॉर फिक्स पीरियड्स। यस, इन इंडिया दिस पीरियड इज 5 years. Once elected, the governments can stay in power only for that period. Only for that period. उसको खींचा नहीं जा सकता। आपको जनता ने परमिशन दी है, आपको पीपल ने परमिशन दी है ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड। बिल्कुल सही बात है। इफ दे वॉन्ट टू कंटिन्यू टू बी इन पावर देन दे हैव टू बी री इलेक्टेड। मैंने फिर बोला उनको जनता के दरबार में दोबारा जाना पड़ेगा एंड आस्क फॉर देयर परमिशन, आस्क फॉर देयर आदेश कि जनता क्या आप अलाउ कर रहे हो कि एक और बार हम सरकार बनाएं। अगर उनको बोलेंगे हाँ भैया बन जाओ तो ठीक है, नहीं हुआ तो जनता को साक्षात नमन करते हुए बोले प्रभु तुम हो जनता जनार्दन, हम छोड़ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। सो ये वो जगह है जहां पर जब वोटिंग होती है ना, आमतौर पे जब सरकार थोड़ा ना आपसे फैसला पूछती है, अब मोदी गवर्नमेंट थोड़ा ना आपसे फैसला लेगी इकोनॉमिक फ्रंट पे क्या करना है, बैटल फ्रंट पे क्या करना है, लॉ एंड ऑर्डर कैसे करना है, ये सब गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया। नाउ तो वो तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन अगर जब वोटिंग का समय आता है तब एक्चुअली तुम्हें फील होती है कि देखो यार हमारे पास पावर है टू चूज द गवर्नमेंट। सो इन अ वे गवर्नमेंट कभी भी अनलिमिटेड पावर में नहीं हो सकती, बिकॉज उनको मालूम है कि आज नहीं तो कल 5 साल के बाद हमको जनता के दरबार में दोबारा जाना पड़ेगा। जब तक उनका परमिशन नहीं होगा हम कंटिन्यू नहीं कर सकते।
So it is a very beautiful way of understanding democracy like never before. Elections are usually held once in 5 years. बट सर ये वाली बात तो है ना, मैं आज कुछ करूं और उसका जवाब मैं 5 साल बाद दूं, ये और बीच में जिस दिन वोटिंग हुआ और जो 5 साल हुए उसके बीच में 365 डिवाइडेड बाय 5 मैं कुछ ना करूं, आखिरी 4 दिन में मैं पहुंच जाऊं, ओ हो जनता मेरे को वोट दो, तो तब तक तो त्रस्त हो जाएगी जनता। बिल्कुल सही बात है। सो बिसाइड्स वोटिंग देर आर अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। तो ये सब क्या चल रहा है, ये पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल चल रहा है। लेकिन सिर्फ वोटिंग नहीं होता, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वोटिंग करो तो तुमने कोई तीर मार लिया। देर आर वराइटी ऑफ वेज इन विच यू विल also require other, you should be participating in the process of formation of government. So people participate by taking an interest in the working of the government and by criticizing it when required. ये बड़ा important part है, मैं इसको दोबारा इसको समझाता हूँ। In August 2005, when a particular government increased the money people had to pay for electricity, people expressed their disapproval very sharply. They took out rallies and also organized a signature campaign. The government tried to explain and defend the decision, but finally listened to the people's opinion and withdrew the increase. The government had to change its decision because it is responsible to the people. मैं ये पढ़ाते पढ़ाते ना ऐसा मेरे को ऐसा लग रहा है कोई मेरे ऊपर ऐसा साल्वोस फेंक रहा है, एरोज फेंक रहा है, बिकॉज इट इज ब्रिंगिंग अ स्माइल टू मी कि कितने सारे क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, तो गवर्नमेंट को आप क्रिटिसाइज भी कर सकते हो, अरे बाबा गवर्नमेंट हुई तो क्या हुआ, है तो हमारी गवर्नमेंट ना, हमने चूज किया। तो गवर्नमेंट ने कोई एक्शन किया, कोई लॉ बनाया, कोई पॉलिसी बनाई और तुम्हें नहीं पसंद आई, तुम मतलब सिटीजन्स को नहीं पसंद आई, तो सिर्फ उसी दिन का इंतजार थोड़ा रहेगा जिस दिन की इलेक्शन होगा, हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। और इसको क्रिटिसाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं, मीडिया में, रैलीज में। अब देखो यहाँ पे कितना अच्छा एक क्वेश्चन आ जाता है, इसमें आया रैलीज। ओके, मीडिया में तुम्हारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, यस, तो तुम ट्विटर पे लिखो, न्यूज़पेपर में लिखो, फेसबुक पे लिखो, और सिग्नेचर कैंपेन चलाओ, देखो सब लिखा हुआ है इस पूरी बुक में। ये है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फिर तुम रैलीज वगैरह भी निकाल सकते हो, दिस इज फ्री आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, राइट, दैट इज द फ्रीडम ऑफ असेंबली। यहाँ पे कितना अच्छी तरह से लिखा था, दैट सिटीजन्स हैव द फ्रीडम टू टेक आउट और रादर टू असेंबल एट वन प्लेस पीसेबली। तो आप पीसेबली, ओके, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, यू आर अलाउड टू डू व्हाट इज कॉल्ड पीसफुल प्रोटेस्ट। तो अगर अभी तुम फार्म लॉस के जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसको होल्ड किया दैट इट इज अलाउड, इनफैक्ट इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी टू बी अलाउड टू प्रोटेस्ट, वरना डेमोक्रेसी किस बात की, तो डिक्टेटरशिप भी हो जाएगी, तो ऐसे थोड़ा ना चलेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको भी करो। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है, तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एक जगह बोला था अपनी जजमेंट में दैट डिसेंट इज अ सेफ्टी वॉल्व ऑफ डेमोक्रेसी, वरना बर्स्ट कर जाएगा। तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट यू वरी अबाउट कि हमको डेमोक्रेसी में आंसरेबिलिटी करनी पड़ेगी, और इतना अच्छा था। फिर इसी में एग्जाम्पल क्या लिखा कि गवर्नमेंट ने सपोज कुछ बिजली का बिल ऐसा कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, कि बिजली का बिल बढ़ा दिया था या बिजली के चार्जेस बढ़ा दिए, लेकिन क्रिटिसिज्म होने के बाद गवर्नमेंट ने इसको विड्रॉ किया। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू पीपल। मैंने तुम्हें एक वर्ड बोला था कि ये सब कुछ होता है, इसकी बॉटम लाइन क्या है, इस पूरी बॉटम लाइन क्या है इसका, इस पूरे प्रोसेस का यहां से लेकर यहां तक, ये जो 1.5 पैराग्राफ को हमने एक पेज बना दिया है। अगर मैं बोलूं कि डेमोक्रेसी क्या है, तो मैं बोलूंगा डेमोक्रेसी इज अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, और अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिबल मतलब इट इज एन आंसरेबल गवर्नमेंट। और इसी के मुकाबले एज अपोज टू दिस, अगर मैं चाइना की बात करूंगा
ओके, तो चाइना में वो गवर्नमेंट बोलेगी तुम लोग काय को पूछ रहे हो बाबा, जो अपन को करने का करेंगे। ऑलराइट, सो वी आर नॉट गोइंग टू बी आंसरेबल टू यू। एक डिक्टेटर इज नॉट आंसरेबल, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज आंसरेबल। दैट्स इट, बॉटम लाइन ऑफ द स्टोरी, सरकार इज answerable, responsible to the people. So किसी भी तरह से पकड़ो, ये सारी सारी चीजें डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव्स है, वो तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव्स है। इसलिए बहुत टाइम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बोला जाता है और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बोला जाता है। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट। अगर तुम इन सारे वर्ड्स को ध्यान से जोड़ दो तो तुम्हारे पास एक सॉलिड मैट्रिक्स हो जाएगा ऑफ कनेक्शन ऑफ डॉट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पढ़ने वाला होना चाहिए, पढ़ाने वाला होना चाहिए। सो अब हम आगे चलेंगे, आगे चलते सर, चलो ओके। सो देयर आर मेनी वेज इन विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड मेक गवर्नमेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट एक्शन शुड टुक। So that includes dharnas, freedom of assembly, rallies, freedom of assembly, strikes, not a fundamental right, but a statutory right, signature campaigns, freedom of speech and expression. Things that are unfair and unjust are also brought forward. Newspapers, freedom of speech and expression, magazines, freedom of speech and expression, TV, freedom of speech and expression, media, etc. have a role in discussing government issues and responsibilities. While it is true that a democracy allows people to participate, it is also true that not all sections of the people are actually able to do so. देखो ये कितना, मतलब मुझे मुबारक देनी पड़ेगी टू एनसीईआरटी या क्लास 6 के बच्चे को, वो एक तो इतना कुछ मटेरियल और फैक्ट्स डिस्कस करे, दूसरा बिल्कुल जो सच्चाई है, जो हकीकत है, ओके, उसको बयान करे बिल्कुल सामने कि यार बोलना बड़ा आसान होता है। बहुत सारा एक ह्यूज परसेंटेज ऑफ इंडिया अनएजुकेटेड है, उनके पास रिसोर्सेस नहीं है, वो क्या धरना करेंगे, वो क्या जाकर गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेंगे। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि हम लोग उन लोगों के बारे में क्या करते हैं। अब यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। सो पार्टिसिपेशन करने के लिए लोगों को ऑर्गेनाइज करवाना इनटू सोशल मूवमेंट्स इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चाहे वो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हो, दलित हो, आदिवासी, वुमेन, चिल्ड्रन, तुमने देखा होगा बहुत सारे नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सब तब होगा जब सिटीजन्स जो होंगे वो अवेयर होंगे, और जो सिटीजन्स होंगे वो अलर्ट रहेंगे। देखो तुम्हारा काम है, तो सरकार तुम्हें जवाबदारी देगी, लेकिन सवाल तो तुम पूछोगे ना। अगर तुमने सवाल ही नहीं पूछा तो कौन जवाब देगा और क्यों जवाब देगा। सो इफ अ कंट्रीज पीपल आर अलर्ट एंड इंटरेस्टेड in how the country is run, the democratic character of the government of that country will be stronger. So the next time we see a rally winding through the streets of our cities and towns or villages, we should pause to find out what the rally is about, who is participating, and what they are protesting about. This will give us a sense of how our government works. I hope तुम्हें अब तक सब कुछ समझ में आया with regards to participation. Next हम पढ़ेंगे need to resolve conflict. In Maya's story, you read about conflicts can often lead to violence and death because one group decides that it is all right to use force to prevent the other group from protesting. So हमको यही चीज़, देखो साउथ अफ्रीका की बात हो रही है, बट हमको तो कुछ और भी याद आ रहा होगा, हमें हमारा जलियांवाला बाग मैसेकर भी याद आ रहा होगा। तो प्रोटेस्ट ही तो हो रहा था, ओके, पीसफुल प्रोटेस्ट था, ओके, शांति से बैठे हुए थे, बच्चे थे, विमेन थे, ओके, और कोई किसी को तकलीफ नहीं दे रहा था। एंड देन कम्स अलोंग
डिस्पोटिक रेजिम और जनरल डायर को बोला चलो जी फायर कर दो, दिस इज सर्टनली नॉट डेमोक्रेसी। तो वहीं से एक्चुअली जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट था, दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर मोर देन प्रॉबेबली एनी अदर इवेंट इन द 20th सेंचुरी। और वहीं से जब लोगों को पता चला यार ये सरकार जो है, जो ब्रिटिश सरकार है, ये हमारे बारे में क्या सोचती है, क्या समझती है, उनको हमारे बारे में कितना वो बोलते थे। पहले तो वो कभी बोल भी सकते थे यार हम तो तुम्हारा भला चाहते हैं, हम तो इंडियंस के फेवर में बोलते हैं, बट फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स अब ब्रिटिशर्स को कोई मॉरल हाई ग्राउंड नहीं था। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लिए भी ये बड़ा जरूरी होता है कि वो हमेशा और अपने हर एक्शन में ये रिवील करते चले जाए कि भाई प्रोटेस्ट करना तुम्हारा राइट है, वी आर नॉट गोइंग टू यूज फोर्स until unless you break the peace. So conflicts occur when people of different cultures, religions, regions or economic backgrounds do not get along with each other, or when some amongst them feel they are being discriminated against. People may use violent means to settle their differences. ये पार्ट हो सकता है तुम्हें ना दिख रहा हो सकता है मेरा वीडियो सामने आ रहा हो, तो प्लीज़ मैं फिर बोल रहा हूँ एनसीईआरटी का पीडीएफ डाउनलोड कर लो, या फिर अगर तुम्हारे पास बुक है तो पढ़ लो। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स वर्क इज टू सॉल्व डिस्प्यूट्स। सो हमारे पास है दैट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस आपसी सहमति से होना चाहिए, लेकिन वो आपसी सहमति तब होंगे जब द ग्राउंड रूल्स सेटल होंगे कि क्या रूल्स है, ओके, किस बेसिस पे इंडिया फंक्शन करेगा। सी मोस्ट पीपल डोंट रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का रोल क्या है, ऐसा क्यों है? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सब लोगों के लिए समान है, सिटीजन्स के लिए बिल्कुल, गवर्नमेंट्स के लिए बिल्कुल, कोर्ट्स के लिए, यस, गवर्नमेंट्स में भी, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी, यूनियन गवर्नमेंट के लिए भी, लोकल गवर्नमेंट के लिए भी। तो आप ये नहीं बोल सकते लोकल गवर्नमेंट तू है ना स्टेट गवर्नमेंट से हार जाएगा ना। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रूल्स के अनुसार लोकल गवर्नमेंट का पलड़ा भारी होगा तो लोकल गवर्नमेंट जीत जाएगा, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट भी इसको आंसरेबल है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजन भी इसको आंसरेबल है, इनको आंसरेबल है, एवरीवन इज फाइनली आंसरेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आप ताकत या फिर आप एक्सप्लॉयटेशन के बेसिस पर आप इंडिया में कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पर रूल ऑफ लॉ है, यहाँ पर रूल ऑफ लॉ है, दैट मीन्स यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। सो वंस अ कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम तो हो सकता है सिटीजन जीते, यार इंडिविजुअल है स्टेट से जीत जाएगा। वाई? बिकॉज अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर और उसको लगे कि यार कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर मेरा पलड़ा भारी है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है वो जीत जाए इवन अगेंस्ट द माइट ऑफ द स्टेट। तो ये सारे केसेस, श्रेया सिंघाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, शंकरी प्रसाद, केशवानंदा भारती, ये क्या है? ये लोग स्टेट से तो लड़ गए, ओके, कोई बात नहीं। यहाँ पर तुम इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं आ रहे हो, यू आर फाइटिंग अकॉर्डिंग टू द ग्राउंड रूल्स सेटल्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो अगर तुम इस लाइन को देखोगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन द बेसिक रूल्स और लॉज दैट हैव टू बी फॉलोड बाय everyone. These laws are for both the governments as well as the people. Conflicts and differences have to be resolved according to these laws. अब हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पर जब हम डिफरेंसेस की बात करेंगे तो कई तरह के डिफरेंसेस हो सकते हैं। इट कुड बी इकोनॉमिक डिफरेंसेस, यस, इट कुड बी रिलीजियस कम्युनिटी डिफरेंसेस, यस, और इट कुड बी पॉलिटिकल डिफरेंसेस। अब देखो बहुत सारे हो सकते हैं, वैसे तो कुछ भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। So religious processions and celebrations can sometimes lead to conflicts. For example, the route to a procession takes may lead to a conflict. The government, particularly the police, may play an important role in getting representatives of the concerned communities
to meet and try and arrive at a solution. At times, there is fear that violence may erupt, with people throwing stones or trying to disrupt the procession. The police is responsible for ensuring that violence does not take place. तो यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ मैं तुमको कि लॉ एंड ऑर्डर एंड स्टेबल गवर्नमेंट मेंटेन करना गवर्नमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट दो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. तो आप अगर अगर गवर्नमेंट अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाती तो एट मल्टीपल टाइम्स आपको कोर्ट में ये सुनने को मिलता है दैट द गवर्नमेंट हैज फेल्ड और द स्टेट हैज फेल्ड. सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट यू हैव टू बी वरिड अबाउट दिस पार्ट. ये बड़े अच्छी तरह से ये लाइन लिखी हुई. देखो ये पिक्चर में कितना अच्छे लग रही है कावेरी नदी और ये लिखा है क्वाइट फ्लोज द कावेरी डिस्पाइट बीइंग एट द सेंटर ऑफ हेड ऑन कॉन्फ्लिक्ट हीटेड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू स्टेट्स फॉर द लास्ट 30 years. तो तुमको ये आइडिया तो है ही that there are interstate rivers and so on so forth disputes which are present over this part. तो क्यों ना इसको देखो यार मैं फिर बोल रहा हूँ क्लास 6 के एनसीईआरटी में कितनी अच्छी तरह से दिया हुआ है और हम इसको समराइज करने की कोशिश करते हैं. अरे इतना अच्छा मौका है पढ़ लो. सो वेरी नाइस वे ओके ऑफ क्लास 6 के बच्चों को कितनी अच्छी तरह से एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया हुआ है. रिवर्स टू कैन बिकम अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन बिटवीन स्टेट्स. A river may begin in one place, flow through another and end in a third. इसलिए इन rivers को interstate rivers बोलते हैं. तो the sharing of river water between different places that the river goes through is becoming an issue of conflict. For example, you may have heard about Kaveri water dispute between Karnataka and Tamil Nadu. The water stored in Krishnasagar Dam in Karnataka is used for irrigating a number of districts and for meeting the needs of the city of Bangalore. The water stored in Mettur Dam in Tamil Nadu is used for crops sown in the delta region of that state. A conflict arises because both dams are on the same river. The downstream dam in Tamil Nadu can only be filled up if water is released from the upstream one located in Karnataka. Therefore, both states cannot get enough water as they need for people in their states. This leads to a conflict. The central government has to step in and see that a fair distribution is worked out for both the states. मुझे पता नहीं तुम लोग को ये आइडिया है या नहीं बट अगर तुम लोग में से प्लस क्लास में पढ़े होते तो तुमने इस टाइम पर पढ़ के स्माइल आ रहा होता. सी अगर मैं आर्टिकल 262 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देख लूँ देखो यार कहाँ से कहाँ बात है. तो बिना आर्टिकल 262 वर्ड यूज़ किए एनसीईआरटी ने इसको समझा दिया. मैंने यही बोला कि ये एनसीईआरटी का एग्ज़ाम नहीं है बट आप इससे फाउंडेशन बिल्डअप कर सकते हो. बट ज़्यादातर लोग पढ़ते वैसे नहीं है पढ़ाते भी वैसे नहीं है. सो दैट्स अ डिफरेंट इशू बट अदरवाइज इसको बड़े अच्छे से समझा जा सकता है. सो आर्टिकल 262 में एक बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया हुआ है दैट इन केस ऑफ अ डिस्प्यूट विच इज ऑफ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट द सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी फॉर्मिंग अ ट्रिब्यूनल जिस ट्रिब्यूनल का काम होगा टू सेटल द डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट्स विद रिगार्ड्स टू वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एटसेट्रा. देखो यहाँ पे चक्कर समझने की कोशिश करो. अगर तुम इस लाइन को ध्यान से पढ़ते हो देखो वही वाले बोलते हैं योर आईज कैन नॉट सी व्हाट योर ब्रेन डज नॉट नो. अब तुम्हें पता ही नहीं है तो फिर क्या बात है. यहाँ पर लाइन ये लिखी है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू स्टेप इन and to see that a fair distribution is worked out from both the states. देखो हुआ क्या जब इंडिया को डिवाइड किया गया ओके स्टेट्स में तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 से डिवाइड किया गया. वो भैया ऐसे लाइनें खींच दी गई ओके ये कर्नाटका है ये तमिलनाडु है ये केरला है. अब इस रिवर को थोड़ा ना मालूम था कि भाई तुम लोग इस तरह से डिवाइड कर दोगे. अब इंटर स्टेट रिवर्स जो थी वो तो बहुत सारे स्टेट से जाती है. अब अपस्ट्रीम जो है दैट इज कर्नाटका वो कृष्ण सागर डैम में इस पानी को डैम करता है और यूटिलाइज कर लेता है. फिर जो नीचे वाला डैम है दैट इज द मेट्रो डैम विच इज डाउन इन तमिलनाडु उसको पानी नहीं मिलता. अब सारा टाइम यही लड़ाई करते रहो. अगर मैं कर्नाटका बोलूँगा तुम पानी कम कर दो तो बोलेंगे भाई हमारे लोग कहाँ जाएंगे. बिल्कुल सही बात है. मेट्रो डैम वाले बोलेंगे सर तमिलनाडु बोलेगा हम कहाँ जाएंगे. नाउ ऐसे तो थोड़ा पार्शियली केरला भी है बट प्राइमरली डिस्प्यूट्स इन दोनों के बीच में. अब प्रॉब्लम क्या है मालूम है माय फ्रेंड्स जो लॉ होता है ओके जो कोर्ट्स होते हैं जो कोर्ट्स है वो ब्लैक एंड वाइट फॉलो करेंगे
ठीक है, लॉ है। अब इसके बारे में कोई लॉ थोड़ा ना लिखा हुआ है कि कर्नाटका कितना पानी यूज़ करने वाला है या फिर तमिलनाडु कितना पानी यूज़ करने वाला है, ऐसा कोई किलो किलो में थोड़ा, लीटर लीटर में थोड़ा ना कैलकुलेशन है। तो यहाँ पर आपसी सहमति और अंडरस्टैंडिंग का एक मेजर कॉन्सेप्ट आ गया। तो आर्टिकल 262 ने स्पेसिफिकली लिखा that no court shall have the jurisdiction to deal with any matter which is related to interstate water dispute. इसका कतई ये मतलब नहीं है कि अगर ट्रिब्यूनल का जो फैसला है अगर किसी भी एक पार्टी को या दोनों ही पार्टी को पसंद ना आए तो तुम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ऐसा कहीं नहीं बोल रहे। बट द आइडिया इज कि पहले इट शुड गो टू अ ट्रिब्यूनल एंड दैट इज रिटन इन आर्टिकल 262। सो यहाँ पर एक मेजर सीन आता है कि कहीं ना कहीं हमको रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखना पड़ेगा अगर हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होता है। सिर्फ ये बात बोल देना चलो ही एक ने बोला दूसरे ने भी बोला, हाँ सरकार सुन तो दोनों के लिए, लेकिन उसको रिजॉल्व कैसे करेगी? उसको रिजॉल्व करेंगे थ्रू द फंडामेंटल्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फॉलो करेंगे तो ही वो अपने रूल्स को फॉलो करेंगे, वरना तो भैया जो जिसको दिल करेगा वही करता रहेगा। वो बोलेंगे ना ना मेरी तरफ से चलो, वो बोलेंगे ना ना मेरी तरफ से चलो, ऐसा थोड़ा ना होता है। यू हैव टू फॉलो वन basic book, that is the Constitution of India. So when you are utilizing, especially in interstate water disputes, it clearly mentioned है Article 262 में that the courts को initially interfere नहीं किया जाएगा। So हमने दो चीज़ें कर ली, एक हमने कर ली है participation of the people, एक हमने कर ली है resolution of conflict। अब हम देखेंगे दो और पिलर्स जो हमने किए थे, बट इसमें इस दो अलग अलग करने की जगह एक साथ ही लिख दिए, दैट इज इक्वालिटी एंड जस्टिस। वन ऑफ द की आइडियाज ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज इट्स कमिटमेंट टू इक्वालिटी एंड जस्टिस। यार ये ना वैसे इतना अनबिलीवेबल टॉपिक है, मैं प्लस क्लासेस में इसको इतने इतने घंटे पढ़ाता हूँ दैट आई कैन नॉट जस्ट स्टॉप टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट। सो यहाँ लिखा हुआ है इन माया स्टोरी, मायास मतलब वो पुरानी अपार्थाइड वाली स्टोरी, Did the government support the idea that people are equal? तुम बोलोगे सर हमारा 100% सर कहाँ अगर प्रॉपर इनइक्वालिटी था ब्लैक एंड वाइट के बीच में एंड सो ऑन एंड सो। यार मुझे इससे एक बात याद आई। अब इसमें क्या बात याद आई ना मेरे को तुम्हें एक बात याद आई। तो सर आगे पढ़ते हैं ना, अरे नहीं यार एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तो हमने जब अपार्थाइड की स्टोरी सुनी तो हमने इनइक्वालिटी का एक बड़ा खतरनाक एग्जाम्पल देखा, लेकिन मुझे ना इससे इन्विक्टस याद आया, मूवी थी, लेकिन नेल्सन मंडेला साहब की एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद आई। नेल्सन मंडेला साहब जो कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे, उन्होंने इनइक्वालिटी में खुद विक्टिम थे बेटा, 25 ईयर्स एंड मोर प्रॉबेबली उन्होंने प्रिजन में काटा था ड्यूरिंग दिस एंटायर स्ट्रगल। और उनके साथ पर्सनली हुआ था, ऐसी बात नहीं है कि उनके साथ नहीं हुआ था। अगर तुम नेल्सन मंडेला को सोचो तो नेल्सन मंडेला उसी देश के राष्ट्रपति बने जिस देश में उनके साथ माइनॉरिटी वाइट पॉपुलेशन अपार्थाइड प्रैक्टिस करती थी, और उन्होंने उनकी पूरी जिंदगी उनको जेल में डाल दिया था और जाने क्या क्या उनको यातनाएं दी गई होगी। जब नेल्सन मंडेला यहाँ पर जब प्रेसिडेंट बने, ही कुड हैव आल्सो हिट बैक एंड दिस टाइम अगेन ट्रीट दीज वाइट्स इन अ डिस्क्रिमिनेटरी वे। लेकिन जैसे गांधी जी बोलते थे ना, एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। तो नेल्सन मंडेला ने इसका जो नेक्स्ट स्टेप लिया वो ये नहीं किया, उन्होंने इसको रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स की तरफ ले गए। उन्होंने एक रिकंसिलिएटरी कमेटी बनाई और जो भी कहा सुना बुरा भला बुरा सब कुछ, वाइट्स ब्लैक्स जुलू ट्राइब्स जितने भी पॉपुलेशन थी इंडियंस, उन सब लोगों को बिठाया, बोला पहले रिजोल्व करो कॉन्फ्लिक्ट्स आपसी सहमति से और फिर हम आगे चलेंगे टुवर्ड्स इक्वालिटी एंड जस्टिस। यार कितना प्यारा है यार, मतलब पॉलिटी इतनी फॉर्मूला बेस्ड हो सकती है कि इनइक्वालिटी में अगर मंडेला साहब इसी को दोबारा वाइट्स के खिलाफ कर देते
तो ये गोल गोल यहीं चलता रहता। जिस दिन उनके पास पावर आ जाती, या फिर वॉर हो जाता, या सिविल वॉर हो गए, रिबेलियन हो जाता, कुछ ना कुछ ऐसा होता। लेकिन अगर गाड़ी आगे चलानी है तो रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट करनी पड़ेगी, इक्वालिटी एंड जस्टिस की तरफ जाना पड़ेगा। वेरी गुड। तो अब तुम्हें पता चलेगा कि मैंने क्यों क्यों ये पहले वर्ड पार्टिसिपेशन था, फिर ये वर्ड रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था, और फिर अब हम आगे देखेंगे। इन डॉक्टर अंबेडकर स्टोरी, डिड प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी सपोर्ट द आइडिया दैट पीपल आर इक्वल? तो इस टाइम भी क्वेश्चन आया था कि आर्टिकल 17 विच इज अबॉलिशिंग ऑफ अनटचेबिलिटी, ये कौन से टाइप का फंडामेंटल राइट है? ये फंडामेंटल राइट है डीलिंग विद व्हाट इज कॉल्ड एज राइट्स ऑफ इक्वालिटी। So earlier practice of untouchability is now banned by law. This group of people were denied education, transport, or medical facilities, and even the chance to offer prayers. Dr. Ambedkar, whom you have read about earlier in this book, and many others like him, realized that such practices must not continue and that justice can only be achieved when people are treated equally. कितनी बड़ी बात है! Justice can only be achieved when people are treated equally. So, बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि जब तक न्याय नहीं होगा, या फिर जब तक समानता नहीं होगी, समान अवसर नहीं होंगे, तो न्याय काय का, और अगर न्याय है तो समानता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी एंड जस्टिस, दे आर इंसेपरेबल टॉपिक्स। तो जब हम जस्टिस बोलते हैं तो इक्वालिटी है, ओके, और जब हम इक्वालिटी करते हैं तो एक तरह की जस्टिस ही कर रहे। सो द गवर्नमेंट ऑल्सो रिकॉग्नाइजेस दिस एंड मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर ग्रुप्स विद इन द सोसाइटी दैट आर अनइक्वल। फॉर इंस्टेंस, इन आवर सोसाइटी देयर इज अ जनरल टेंडेंसी टू वैल्यू एंड केयर फॉर द बॉय चाइल्ड मोर देन द गर्ल चाइल्ड। तो ये हो गया ना डिस्क्रिमिनेशन। जब हम जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल बोलते हैं तो हम हर तरह की इक्वालिटी की बात करते हैं। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी बोलते हैं तो हर तरह की बोलते हैं। तो वो गरीब को भी है, पावरलेस को भी है, विमेन को भी है, बच्चों को भी है, हर एक को अपने अपने स्फीयर में इक्वालिटी मिलनी चाहिए। दिस मीन्स दैट द सोसाइटी डज नॉट वैल्यू द गर्ल एंड द बॉय चाइल्ड इक्वली, एंड दिस इज अनजस्ट। क्या ब्यूटिफुल कनेक्शन है, लव यू। इक्वालिटी अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो तुम जस्टिस कर रहे होते। अगर वो जस्ट नहीं है इसलिए क्योंकि वो इक्वल नहीं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट गवर्नमेंट स्टेप्स इन टू प्रमोट जस्टिस by providing special provisions that can enable the girls to overcome injustice they are subjected to. Thus, it is possible that the fees of the girl might be waived or lowered in government schools or colleges. तो यहाँ पे ना एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो एक पर्सन है, ओके, उसको पिछले 30 दिन से, एक महीने से किसी ने खाना ही नहीं दिया, या खाना दिया भी तो भरपेट नहीं दिया। अब वो बेचारा कमज़ोर हो गया, बिल्कुल वीक हो गया बिल्कुल। दूसरा एक और है पर्सन, सेम हाइट, सेम एज, और ये पिछले 1 महीने से डट के खाना खा रहा है, ओके, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बेचारा कुछ भी नहीं खा पा रहा, ये वीक हो गया। तो सर ये तो अनइक्वल हुआ ना। अरे रुको तो सही। तो आज इसको बिल्कुल बॉडी बिल्डर हो गया भैया, ये तो मस्कुलर हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आज गवर्नमेंट आई है, आज आई है गवर्नमेंट, उससे पिछले 30 डेज नहीं देखी। आज गवर्नमेंट आई और गवर्नमेंट ने दोनों लोगों को देखा, ये ए को भी और बी को भी। तो गवर्नमेंट ने आज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया खोला तो बोला कि ओहो कैसी बात कर रहे हो, दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट करना चाहिए, इक्वालिटी है ना। हाँ, तो चलो दोनों भागो। क्या बात कर रहे हो सर, ये पक्का जीतेगा। गवर्नमेंट बोलेगी मैं क्या करूँ, इक्वल ट्रीटमेंट करने की ना, दोनों भागो, चलो 100 मीटर्स भागो। यार सर ये तो हारेगी। क्यों? क्योंकि वीक है। बट गवर्नमेंट बोलेगी मैं क्या करूँ। अरे बाबा क्या करूँ, क्या मतलब, यू हैव टू कॉम्पेंसेट। वाई शुड यू कॉम्पेंसेट? बिकॉज तुम्हें वो सोसाइटी के पिछले 30 दिन भी देखने चाहिए, ओके, उस हालात को भी 30 दिन देखने चाहिए जब इस बंदे को खाने को नहीं मिला था।
आज तुम इक्वल ट्रीटमेंट के नाम पर अगर सेम ट्रीटमेंट दोनों को कर दोगे तो भाई ये फिर अनजस्ट हो जाएगा, ये न्याय नहीं है। बट सर आपने बोला था इक्वल ट्रीटमेंट एंड जस्ट होना बात एक ही है। नहीं बच्चा, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला था। मैंने बोला था इक्वालिटी एंड जस्ट होना एक बात है, इक्वल ट्रीटमेंट करना जरूरी नहीं है। आइडिया यहां पे ये है यू शुड बी अचीविंग इक्वालिटी। वैसे ही हमारे सोसाइटी में विमेन एंड चिल्ड्रन के साथ कई सालों से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। विमेन को हमेशा मार्जिनलाइज रखा गया, पेट्रियार्कल सोसाइटी है। आज अचानक जब इसकी वजह से विमेन जनरली ओके पीछे रह गई हैं। यस, उनको पढ़ने नहीं दिया गया, नॉट बिकॉज दे वर नॉट केपेबल, नॉट बिकॉज दे वर नॉट स्ट्रॉन्ग। द आइडिया वॉज बिकॉज ऑफ सम रीजन एंड सम मेथड कहीं ना कहीं मेल डोमिनेंस हुआ और विमेन पीछे रह गई। वेरी गुड। अब 1950 आया, वेरी गुड सर। अब क्या होगा? अचानक गवर्नमेंट जागी, ओहो कोई बात नहीं यार, जो पहले हुआ सो हुआ, आज से तुम दोनों इक्वल हो जाओगे। जो लॉ इन पर एप्लीकेबल है वही लॉ इन पर है, जो फीस तुमने देनी है वही फीस इन्होंने देनी है। तो गवर्नमेंट बोलेगी देखो हम इक्वल ट्रीटमेंट करें। मैं उनको समझा रहा हूँ ना सर, आप सेम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, ये अनजस्ट हो जाएगा। क्योंकि ये जो सालों साल की एक कितने सालों से जो डिस्क्रिमिनेशन चल रही है वो गड़बड़ कर देगी। इसीलिए आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 में ये बोला गया दैट द स्टेट इज एम्पावर्ड टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन। और इसी को डिफेंसिव सेपरेशन, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, कई सारे शब्द बोलते हैं जो मैं प्लस क्लास में पढ़ाता हूँ, तो जब हम प्लस में करेंगे तब इसको डिटेल में कर लेंगे। तो यहाँ पर बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट को कुछ स्पेशल प्रोविजंस अलाउड होने चाहिए। ओनली देन यू कैन डू व्हाट इज कॉल्ड एज जस्टिस। So how would Maya's life be different in South Africa today? What are the various ways in which people participate in the process of the government? Why do you think we need the government to find solutions to disputes or conflicts? What actions does the government take to ensure that all people are treated equally? मैं तुमको सिवाय इस वाले क्वेश्चन के ओके ये वाला छोड़ दो, ये सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन इसको एड्रेस करो और इसको इन कमेंट्स में आंसर लिखो। मैंने नोटिस कर रहा हूँ कि लोग ना पढ़ते तो बहुत है लेकिन अप्लाई नहीं करते। और अप्लाई इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको डर लगता है, उनको लगता है कि हमें जज कर लेगा। बेटा यही टाइम है जब तुम इन क्वेश्चंस को आंसर दो, थोड़ा तुम्हारा वर्ड प्ले समझ में आने लग जाए और तुमको समझ में आए कि इसको कैसे करना होता है। मेक श्योर दैट यू आंसर इन द कमेंट्स। तो इसको ऐसे लिखना तो मुझे समझ में आ जाएगा कि, और फिर मैं तुम्हें उसको अपने व्यूज से इस पर शेयर कर सकता हूँ। तो यू कैन शेयर इट लाइक दिस। तो आप लिखो क्लास 6 यस चैप्टर 4 क्वेश्चन 2 और उसका आंसर लिखो। फिर यहाँ लिखो क्लास 6 चैप्टर 4 क्वेश्चन 3 और अपना पूरा आंसर लिखो। क्लास 6 चैप्टर 4.4 और कमेंट्स में ले लो। देखो मुझे नहीं बताया कि यूट्यूब पे कितना अलाउड है, बट 200 वर्ड्स के क्लोजेस्ट जाओ एंड ट्राई एंड आंसर दीज क्वेश्चंस। ओके, सो 6.4.2, 6.4.3 और 6.4.4। तो ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये सारे के सारे आंसर दो इन द कमेंट्स। पहले इसको अच्छे से पढ़ लो चैप्टर को और फिर रिवाइज करना। एक और बार रिमाइंडर, दैट्स द एंड ऑफ चैप्टर 4। सो अगर आप में से टेलीग्राम पे शेयर करना चाहते हो, टेलीग्राम पे कनेक्ट करना चाहते हो तो tinyurl.com/siddharthpolity या फिर इस कोड को स्कैन कर लो और टेलीग्राम चैनल पर आ जाओ। तो तुम 2 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। एक बार फाइनल अनाउंसमेंट, एक और बार दैट आई एम अनाउंसिंग द लॉन्च ऑफ PSIR ऑप्शनल 250 मार्क्स GS 2 के, 250 मार्क्स ऑप्शनल 1 के, 250 मार्क्स ऑप्शनल 2 के, 750 मार्क्स सिर्फ मेरे हवाले हो जाएंगे। SIDLIVE SIDLIVE मेरा कोड यूज करो एंड यू विल गेट एन इमीडिएट डिस्काउंट। मैं तो तुम्हें सजेस्ट करूंगा दैट यू शुड टेक एन ऑप्शनल कोर्स
जीएस और ऑप्शनल कंबाइन कर दो, तुम्हें बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। और उसके बाद भी यू नोटिस 29% ऑफ, 3 ईयर का तो 42% ऑफ। 3 ईयर्स है माय फ्रेंड, 3 ईयर्स, 36 महीने। एक बार डिवाइड करके देखो पर मंथ कितना पड़ता है, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा ये कितना इकोनॉमिकल है। यूज द कोड सेड लाइव SIDLIVE एंड आई बी वेरी वेरी हैप्पी टू टीच यू। तुम्हें इमीडिएट 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आई विल सी यू विद चैप्टर 5 नाउ। सो द नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 5। और ये चैप्टर मालूम है ना, तो लोग एनसीईआरटी के समय से ढंग से पढ़ते हैं, और ना जब पॉलिटी का एडवांस टॉपिक होता है तब इसको ढंग से पढ़ते हैं। लोगों को अगर गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ना होता है ना, तो आमतौर पर वो यूनियन गवर्नमेंट पढ़ लेते हैं। पहले तो यूनियन गवर्नमेंट से लोग बहुत मन हार जाते, मतलब छोड़ो यार आगे पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आता है स्टेट गवर्नमेंट, फिर किसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट ख़त्म होता है। लेकिन लोकल गवर्नमेंट आते आते तो भैया कहानियाँ आमतौर पे ख़त्म ही हो चुकी होती। तो बोले यार रहने ही दो यार, ये नहीं होने वाला। सो व्हाट हैपेंस, ओके, इसको हम ध्यान से देखेंगे। और इसको प्लीज़ जरा भी इग्नोर मत करना। मेरे ख्याल से ये टारगेट रिच एनवायरनमेंट है फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। यूपीएससी हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछती है। What happens after people elect their representatives? How are decisions made? Let us look at this, how this takes place in rural areas. देखो अभी तो हमने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स पढ़ ली, ओके, ये हमें मालूम है कि डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। लेकिन जो यहाँ पर नोटिस हो रहा है वो एक बड़ी अच्छी चीज़ नोटिस हो रही है। इस पिक्चर में बड़ा मेजर जादू है। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4 और ये है 5। सो देयर आर पंच, और इनमें से एक को नाम दिया जाएगा सरपंच, ओके। और ये एक विलेज है, वेरी नाइस। और ये इस विलेज के सारे एडल्ट्स हैं हु आर रजिस्टर्ड एज वोटर्स इन द टेरिटरी ऑफ दिस पंचायत और इन दिस विलेज। ये जो है ये ग्राम सभा है। ये क्या है? ये ग्राम सभा है, ओके। सो यू विल हैव टू अप्रिशिएट फर्स्ट कि ग्राम सभा है क्या। तो इसको ध्यान से देखो। ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल द एडल्ट्स हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय अ पंचायत। इसलिए इसको एक जनरल असेंबली बोलते हैं, द जनरल असेंबली ऑफ द विलेजेस। In some states, as an example, a village meeting is held for each village. Anyone who is 18 years old or more, or who has the right to vote, is a member of the Gram Sabha. तो यहाँ पे कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, मेन है, विमेन है, डोमिनेंट ग्रुप है, मार्जिनलाइज मेंबर्स, ये सब ग्राम सभा के मेंबर्स कहलाते हैं। ग्राम सभा एक डायरेक्ट इलेक्शन करता है और उस डायरेक्ट इलेक्शन से अपने लिए एक एग्जीक्यूटिव बॉडी इलेक्ट करता है जिसको बोलते हैं ग्राम पंचायत। सो आज एक स्पेशल डे है। क्या बात करें, ये क्या है आज? क्या स्पेशल डे? अरे बाबा यहाँ स्पेशल डे नहीं है, एनसीईआरटी पढ़ो। इट्स अ स्पेशल डे टुडे। एवरीवनस रशिंग टू गेट टू द ग्राम सभा। डू यू नो व्हाई? Because the Gram Sabha is holding the first meeting after the election of the new ग्राम पंचायत। तो इस ग्राम सभा ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है और ग्राम पंचायत को इलेक्ट किया है। जो इनके रिप्रेजेंटेटिव्स है वो पंच कहलाएंगे और उनमें से एक विल बी द चेयरमैन और उनको प्रधान या फिर सरपंच, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम बोला जाता है। द पीपल ऑफ हरदास विलेज आर कीन टू फाइंड आउट व्हाट देयर न्यू पंचायत लीडर्स have planned for the village। तो हो सकता है तुम्हारे फिर से ये जो पार्ट में पढ़ रहा हूँ वो पार्ट छुप गया हो बिकॉज ऑफ माई वीडियो, तो प्लीज पढ़ते रहना फ्रॉम द बुक। द ग्राम सभा मीटिंग begins with the panchayat president who is also called as a sarpanch and the members of the panchayat, the panch, presenting a plan on repairing the road that connects a village to the main highway। After this, the discussion moves to the subject of water and water shortages। सर मुझे थोड़ा सा विचित्र सी बात लग रही है। क्या कि ये जो पंचायत है
ये हमने वोट करके इनको बना तो दिया है, बट ये लोग जो प्लान्स है, जो हाई रोड्स बना रहे हैं, पता नहीं क्या क्या प्लान्स है, ये जो प्लान्स है या रोड को जो रिपेयर करने का प्लान्स है, ये ग्राम सभा को देंगे। हाँ, क्या बात कर रहे हो सर? मोदी गवर्नमेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट वो तो हमको प्लान्स नहीं देती, बिल्कुल। स्टेट गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर तो हमको नहीं देती, नहीं देती, लेकिन ये देते हैं, बिल्कुल। सो इट इज द पावर बैक टू द पीपल। सो जब इस सब को हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे, सो आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन था that the state shall strive to organize panchayats and give them such powers as is responsible or as will make them capable of acting as units of local government। तो ये एक तरह से ये गांधीयन ग्राम स्वराज का मॉडल था, ओके, जिसमें पावर वॉज सपोज टू गो बैक टू द पीपल। और ये ग्राम स्वराज मॉडल की मैनिफेस्टेशन इज व्हाट इज लेड टू द 73rd अमेंडमेंट ऑफ 1992, और उसके वजह से बना आर्टिकल 243 टू आर्टिकल 243O एंड बना द 11th शेड्यूल। और उसके बाद हमने बोला एक नया चैप्टर का नाम दिया पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको बोला गया द पंचायत्स। क्या बोला गया? द पंचायत्स। सो जो पंचायत्स है, ओके, वो एक एक्सपेरिमेंटल मॉडल है, ओके, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल मैनिफेस्टेशन होने में 42 साल लग गए, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा लग गए। 24 अप्रैल 1993 को पंचायत को द सो कॉल्ड जब एनफोर्समेंट ऑफ 73rd अमेंडमेंट हुआ, तो ये क्लोजेस्ट, आई एम नॉट सेइंग इट इज, बट आई एम सेइंग इट इज द क्लोजेस्ट मॉडल टू द डायरेक्ट डेमोक्रेसी। सो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा ऑफ व्हाट आर कॉल्ड एज पंचायत। अब आगे चलते हैं। एवरी पंचायत जो होगी, ओके, वो डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स से बनेगी। तो जब हम पंचायत बनाएंगे तो ये विलेज है, ओके, तो विलेज को हम डिवाइड कर देंगे इनटू स्मॉल स्मॉल यूनिट्स, ओके, और वहां पर एवरी विलेज विल बी रिप्रेजेंटेड, ओके, विलेज पंचायत सॉरी विल बी रिप्रेजेंटेड इनटू वार्ड्स। ये छोटे छोटे एरियाज है, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, वैसे ही एवरी वार्ड विल सेंड अ वार्ड मेंबर और अ पंच। नाउ जब मेंबर्स बन गए सारे पंच, उनमें से एक को विद इन द पंच एक सरपंच बना दिया जाता है बाय द मेंबर्स ऑफ हु हैव बीन इलेक्टेड ऑफ द ग्राम पंचायत। All the members of the Gram Sabha also elect a Sarpanch who is a Panchayat president. So the ward punch and the Sarpanch form the Gram Panchayat. जो important बात ये है, जो बहुत important बात ये है कि ग्राम पंचायत जो है वो इलेक्टेड बॉडी तो है, लेकिन जो ग्राम पंचायत है वो लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है। इट इज नॉट फॉर मेकिंग लॉ, इट इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो जब एग्जीक्यूशन हो रहा है तो एक वो पार्ट हो गया ऑफ द पंचायत विच इज इलेक्टेड बाय यू, तो जो ग्राम सभा ने इलेक्ट किया है, ये तो समझ में आ गया सर। फिर लेकिन ग्राम पंचायत अकेले नहीं काम करता, ग्राम पंचायत को एक सेक्रेटरी भी मिलता है। जो ये सेक्रेटरी है ये भी एक एग्जीक्यूटिव है, लेकिन ये जो सेक्रेटरी और एग्जीक्यूटिव है, ही इज अ पर्सन हु इज कमिंग फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट का एक अपॉइंटेड ऑफिसर सेक्रेटरी का रोल अदा करता है, और ग्राम सभा का जो काम होता है, और द ग्राम पंचायत का काम होता है, उसका काम होता है और एग्जीक्यूटिव का, लेकिन इट इज एन इलेक्टेड बॉडी। तो ग्राम पंचायत जो होगा विल हैव टू डिफरेंट सेट ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, वन which are the punch and the sarpanch, which are elected executives, and the secretary which is an appointed executive.
तो अब हम कहानी स्टार्ट करेंगे। अब देखो, अब तुम्हें सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। याद रखना ये डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। अब आगे देखेंगे। अ विलेजर कॉल्ड एज तिजिया begins a meeting by saying the water problem in Hardas has become very acute. The hand pump water has gone well below the point to which the ground has been drilled. We hardly get any water in the taps. Women have to go to Suru River, which is 3 kilometers away, to get water. One of the members suggests piping water from the Suru and making an overhead tank in the village to increase the supply, but the others thinks that this will be expensive. क्या हो रहा है सर? डिबेट हो रहा है बेटा। क्या हो रहा है सर? डिस्कशन हो रहा है। ओके, सो ग्राम सभा डिबेट एंड डिस्कस कर रहा है और वो प्रपोजिशन देगा टू द ग्राम पंचायत। चाहे वो प्रपोजल क्या प्लान होना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, और फिर कि उसका बजटरी एलोकेशन कितना होना चाहिए। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि तीनों चीजें ये यहाँ पर मैटर कर रही है। इट्स बेटर दे फील to deepen the hand pumps and clean the wells for this season. Tijia says this is not enough. We need to do something more permanent as groundwater level seems to be going down every year. We are using more water than is seeping into the ground. Another member, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे डिबेट हो रहा है। Another member Anwar then tells that he has been seen ways of conserving water and recharging in a village in Maharashtra where he'd once gone to visit his brother. It was called as watershed development and he had heard that the government gave money for this work. In his brother's village, people had planted trees, constructed check dams and tanks. Everyone thought this was an interesting idea and the Gram Panchayat was asked to find out about it in detail. तो नोटिस कर रहे हो क्या हो रहा है? ये सरकार बड़ी अलग से काम कर रही है एज कंपेयर टू द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। Here, Gram Panchayat is giving an opportunity to debate, to discuss, to hold itself accountable, to give budgetary allocation, to be transparent. All of this is the closest model to direct democracy in India as compared to anything else. The next item on the agenda for the Gram Sabha is the finalization of the list of people below the poverty line, which had to be approved by the Gram Sabha. As soon as the list is read out, अब हो सकता है मैं फिर मेरे वीडियो की वजह से ये पार्ट ना दिख रहा हो, लेकिन you should read it. As soon as the list is read out, people began to whisper, Natwar has just bought a color TV. His son has sent him a new motorcycle. How can he be below poverty line? Surajmal mutters to the person sitting next to him. Saroj says to Sukhibai, how did Birju's name get on the list? He has so much land. This list should have only poor people. Om Prakash is a landless laborer who barely makes ends meet, yet his name is not on the list. तुम नोटिस कर रहे हो क्या हो रहा है? There is accountability, there is transparency, both over here. So यहाँ पर सवाल पूछे जा रहे हैं जो डायरेक्टली आंसर दे रहे हैं. Okay. So the Sarpanch, Panchayat President, notices people whispering and asks if anyone has anything to say. Saroj tries to provoke Surajmal to ask about Natwar and Birju, but he keeps quiet. Amir Chand is sitting in the Gram Sabha, keeping an eye on everyone. Then Saroj gets up and says that Om Prakash's name should be in the BPL. Others agree and that he and his family are very poor. Sarpanch asks how his name has been missed out. The teacher who did the survey of BPL family says Om Prakash house was locked when I went there. He may have gone somewhere to look for work. The Sarpanch gives instructions that Om Prakash's family income be looked out, and if it is less than what has been decided by the government, his name should be included in the list. क्या बोल रहे हो सर? बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट बात थी। जो स्ट्रॉन्ग लोग थे, जो प्रोमिनेंट लोग थे, उन्होंने ओम प्रकाश का नाम बिलो पॉवर्टी लाइन में आने का इशू नहीं उठाया। अगर आप यहाँ पर नॉर्मली आप दिल्ली के सिटीजन्स हो, आप शहरों में रहते हो, फॉर दैट मैटर आप टाउन्स में भी रहते हो, आप चीफ मिनिस्टर साहब के पास जाकर इतनी बेफिक्री से, इतनी बेबाकी से आप अपना इशू नहीं रख सकते अनटिल अनलेस आप कोई रसूख वाले हो, आपका प्रोमिनेंस हो, आप लॉयर्स हो, आप सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू कर सकते हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. इट इज़ नॉट पॉसिबल. बट डिड यू रियलाइज सरोज, ओके, जो कि
इतनी कोई प्रोमिनेंट कोई पॉलिटिशियन नहीं है, बट वो केवल एक सिटीजन है, उसको भी बराबर का मौका है टू गेट अप, रेज एन इशू एंड गेट अ रेजोल्यूशन ऑफ द स्पॉट। इसीलिए ग्राम सभा वो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि ये जनरल असेंबली ऑफ द विलेजेस है। यहाँ पर रिच हो, पुअर हो, वीक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन हो वुमेन हो, इट डजंट मैटर, इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। ये सही मायनों में स्वराज है। सो अगर तुम इसको बॉक्स को देखोगे, ये बड़ा अच्छा है यार, मतलब आई डोंट नो कैसे लोग इस बुक को इग्नोर करते हैं। ग्राम सभा इज अ की फैक्टर इन मेकिंग द ग्राम पंचायत प्ले इट्स रोल एंड be responsible. It is a place where all the plans for the work of the Gram Panchayat are placed before the people. मैं फिर ये बोल रहा हूँ, जब यूनियन गवर्नमेंट कोई प्लान बनाती है, क्या तुम्हारे साथ डिस्कस करती है? नहीं। जब स्टेट गवर्नमेंट कोई प्लान बनाती है, क्या तुम्हारे साथ डिस्कस करती है? नहीं। और यहाँ पर ग्राम पंचायत कोई प्लान बना रहा है, वो पहले ग्राम सभा को बताएंगे। ग्राम सभा को कोई नया प्रोपोजिशन आया, वो ग्राम पंचायत को प्रपोज करेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड यही नहीं है, इट इज नॉट द एंड ऑफ इट, वो उसको अकाउंटेबल भी रखती है। द ग्राम सभा प्रिवेंट्स द पंचायत फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग्स लाइक मिसयूजिंग मनी or favoring certain people. It plays an important role in keeping an eye on the elected representatives and making them responsible to the persons who elected them. So बड़ा important role यहाँ पर ग्राम सभा अदा करती है with regards to accountability and transparency. So हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखा ग्राम सभा का, it is a general assembly of villages. अब हम पढ़ेंगे the first executive part, that is the ग्राम पंचायत, जो कि एक 3-tier मॉडल का पार्ट है। ये क्या हो गया सर? तो बेटा जो ग्राम पंचायत होती है, और रादर द पंचायत होती है, और द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होती हैं, वो एक 3-tier स्ट्रक्चर है। द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को 3-tier स्ट्रक्चर इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये 3 डिफरेंट लेवल्स पे है। पहला है विलेज लेवल पे, जो कि बिल्कुल ग्राउंड लेवल हो गया। फिर हो गया इंटरमीडिएट लेवल पे, ओके, जिसे हम ब्लॉक लेवल पे बोला जा सकता है। एंड ऑफ कोर्स द डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, विच इज द जिला लेवल। तो हमारे पास 3 डिफरेंट लेवल्स पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हो सकता है, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस विलेज लेवल पे कहलाएगा ग्राम पंचायत, ओके। इंटरमीडिएट लेवल पे कहलाएगा पंचायत समिति, ओके, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कहलाएगा जिला परिषद, ओके। तो हमारे पास 3 डिफरेंट लेवल्स होंगे। वन इज कॉल्ड ग्राम पंचायत, सेकंड इज पंचायत समिति, थर्ड इज जिला परिषद। तो अब हम एक एक करके देखेंगे। जो फर्स्ट बेसिक मॉडल होगा द 3-tier सिस्टम में, वो पढ़ेंगे ग्राम पंचायत को, ओके। सो द ग्राम पंचायत मीट्स रेगुलरली, and one of them, its main task is to implement development programs for all the villages that come under it. As you have seen, the work of the Gram Panchayat has to be approved by the Gram Sabha. यार इतना अच्छा वर्ड है, approval, accountability, transparency, ये सारा काम is the responsibility of the Gram Sabha. In some states, Gram Sabhas form committees like construction and development committees. These committees include some members of the Gram Sabha and some from the Gram Panchayat who work together to carry out specific tasks. तो देखो ये फोटोग्राफ कितनी अच्छी है। 2 village punch from Maharashtra who were awarded the Nirmal Gram Puruskar in 2005 for excellent work done by them in the Panchayat. तो अब हम broadly speaking, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये जो एग्जाम है ना, ये NCERT की नहीं है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि तुमने जो पढ़ लिया भैया दैट्स बीन देयर डन दैट, सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा भी नहीं है। You have to study this, but you have to connect it to further more advanced parts also. So the work of the Gram Panchayat includes, number 1, the construction and maintenance of water sources, roads, drainage, school building and other common property resources. Number 2, levying and collecting local taxes. Number 3, executing government schemes related to generating employment in the village. तो ये 3-4 है ना, तुम्हें ब्रॉडली याद रख लेना, ये काम आएगा।
ओके, सब कुछ ना भी याद आ जाए लेकिन कम से कम ब्रॉडली याद हो जाए। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फंड्स ऑफ पंचायत, वो तीनों अलग अलग लेवल्स का पूछते हैं। तो इसमें याद रख लेना पहले ग्राम पंचायत का, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन हाउसेस, मार्केट प्लेसेस एट्सेट्रा, गवर्नमेंट स्कीम फंड्स received through various department of the government through Janpad and Zilla Panchayats और डोनेशन फॉर कम्युनिटी वर्क्स एक्सेट्रा। एक बात याद रखना, ओके, क्योंकि मैंने फिर बोला ये एग्जाम एनसीईआरटी के नहीं है, ग्राम पंचायत हो चाहे पंचायत समिति हो चाहे जिला परिषद हो, इट इज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन फ्रॉम फंड्स कमिंग फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। So mostly dependent on funds coming from the state government, and that is why you must be very very careful understanding this। जब हम बाद में पढ़ते हैं कि हम devolution की उम्मीद कर रहे थे और delegation हो गया, या why or what is the criticism of the पंचायती राज institutions, let us understand this part। तो यहाँ तक पिक्चर क्लियर हो गई है, तो हम आगे चलेंगे। सो अब स्टोरी चलती है, लेट्स सी व्हाट द हरदास Gram Panchayat was able to do. Do you remember the options that were suggested to solve the water problems in Gram Sabha of Hardas village? When the Hardas Gram Panchayat held a meeting, this point was brought up again by some of the members' punch. This meeting was attended by the Sarpanch, ward members, जिनको पंच बोलते हैं, as well as the secretary। तो तुम नोटिस करो, सरपंच और वार्ड मेंबर्स वो है जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, और सेक्रेटरी जो है वो अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव है। ग्राम पंचायत मेंबर्स फर्स्ट डिस्कस द सजेशंस टू डीपन 2 हैंड पंप्स एंड क्लीन 1 वेल so that the village would not go without water. The Sarpanch, who was the Panchayat president, suggested that since the Panchayat had received some money for maintenance of hand pumps, this could be used। तुम नोटिस करो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेक्रेटरी ने इस जो रिकमेंडेशन था ना इसको रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड क्यों किया सर इसने? बिकॉज ये अब ये कम्युनिकेशन स्टेट गवर्नमेंट को देगा। ओके, आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट। सो द कहीं ना कहीं द स्टेट लेवल्स को और द स्टेट गवर्नमेंट को इन कॉन्फिडेंस में रखना जरूरी हो जाता है। द मेंबर्स देन वेंट ऑन टू डिस्कस द ऑप्शन फॉर अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। They were sure that the Gram Sabha members would ask questions at the next meeting। मैंने फिर क्या बोला, अकाउंटेबिलिटी। यार तुमने ये तो पूछा ही नहीं कि सर हम मीटिंग अब करेंगे। ओके बेटा, आम तौर पे ग्राम सभा को एटलीस्ट 4 times in an year मीट करने की एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपेक्टेशन है। ओके, सो वी यूजुअली मीट on 26th ऑफ जनवरी, यानी कि हम रिपब्लिक डे पे मुलाकात करेंगे, राइट। सो दिस इज, एक बार हम लेबर डे पे, दैट इज 1 मई पे, ये मैं फिर बोल रहा हूँ यूजुअली है। फिर एक बार 15 अगस्त को हम मुलाकात करेंगे, ये एक्सपेक्टेड है। और एक बार ऑफ कोर्स उस महान आदमी के जयंती पे जिसकी वजह से ग्राम स्वराज मॉडल था, दैट इज ऑन October 2, दैट इज गांधी जयंती। A lot of discussion followed. In the end, it was decided that the Gram Panchayat would approach the block development officer and get more information on the CA। तो तुम नोटिस कर रहे हो कि जैसे जैसे मामला लेवल से बढ़ जाता है, फिर यू गो टू द नेक्स्ट ईयर, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। What decisions were taken by Gram Panchayat? Do you think it was necessary for them to take these decisions? From the above description, write down one question what the people could ask for Gram Panchayat in the next Gram Sabha meeting। तो हर मीटिंग में ग्राम पंचायत से पूछा जाएगा, अकाउंटेबिलिटी होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो देखो, ऐसा नहीं है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सक्सेसफुल नहीं हुए। सो महाभागीरथी फेज 2 बड़ा अच्छा मॉडल है, बड़ा फेमस मॉडल है ऑफ हाउ वाटर को ग्राम पंचायत के लेवल पर इट वॉज मेड इनटू अ सक्सेसफुल मॉडल। अब हम देखेंगे द 3 लेवल ऑफ पंचायत। मैंने तुम्हें बोला था द पंचायत जो होंगे वो एक 3 tier सिस्टम है, and we will now study about that। So after reading what happened in the Gram Sabha and the Gram Panchayats, and you can understand that the Panchayati Raj system is a process through which people participate in their own government। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, it is amongst the
closest model of direct democracy that is practiced in India. The Panchayati Raj system is the first tier or the level of democratic government. The Panch and the Gram Panchayats are answerable to the Gram Sabha because it is the members of the Gram Sabha who elected them. This idea of people's participation to the Panchayati Raj system extends to two other levels. तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है. एक है इंटरमीडिएट लेवल जिसको जनपद पंचायत और पंचायत समिति बोलते हैं, और एक ऑफ कोर्स उसके ऊपर इज द डिस्ट्रिक्ट पंचायत और द जिला परिषद. मैंने तुम्हें डायग्राम्स में बता दिया था. द जिला परिषद जो होगा दैट इज एक्चुअली द मेकिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डेवलपमेंट प्लान्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल्स. तो प्राइमरीली जो डिस्ट्रिक्ट है ना, दैट इज द लेवल और द यूनिट एट विच डेवलपमेंट टेक्स प्लेस. तो पैसे वहां से आते, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विल बिकम द हेड ऑफ इट. पंचायत समिति जो है विल हैव ऑल द मेंबर्स ऑफ ऑल द विलेजेस जो पंचायत उसके एरिया में आते हैं एज एक्स ऑफिशियो मेंबर्स और अदर द रिटर्निंग मेंबर्स जो उसके कंपल्सरी मेंबर्स हो जाते हैं. पंचायत समिति का अपना चेयरमैन होता है. सो आइदर वेज यू हैव टू फॉलो अ स्ट्रक्चर विच इज 3 tier: जिला परिषद, पंचायत समिति एज वेल एज द ग्राम पंचायत. आइडिया यहां पर यह है कि किसी भी तरह से एक तो स्ट्रीमलाइनिंग होनी चाहिए और दूसरा पार्टिसिपेशन होना चाहिए. सो क्वेश्चन यहां पर बहुत सारे हैं. व्हाट प्रॉब्लम्स डिड द विलेजर्स इन हरदास विलेज फेस? व्हाट डिड दे डू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? व्हाट इन योर ओपिनियन इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द ग्राम सभा? डू यू थिंक दैट ऑल मेंबर्स शुड अटेंड ग्राम सभा मीटिंग्स? अब ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा हो सकता है बिकॉज ये पार्टिसिपेशन का क्वेश्चन हो सकता है. फिर व्हाट इज द लिंक बिटवीन ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत? यार ये क्वेश्चन प्लीज आंसर देना. सो बाकी अभी तुम इग्नोर कर सकते हो, बट इस वाले को क्वेश्चन नंबर, तो इसको करो 6.5.2 और कमेंट्स में आंसर दो. 6.5.3 और कमेंट्स में आंसर दो. तो इस क्वेश्चन का सेकंड का और थर्ड का कमेंट्स में आंसर दो. और जब आंसर दोगे तो कोशिश करो 200 वर्ड्स के क्लोजेस्ट जाओ. मुझे पता नहीं यूट्यूब में अलाउड है कि नहीं, लेकिन जितने भी होंगे एटलीस्ट ट्राई एंड आंसर 6.5.2 एंड 6.5.3 एंड आई ट्राई एंड रिव्यू ईच ऑफ देम. सो यहाँ तक हम करेंगे आज के वीडियो में एंड देन वी विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट वीडियो. अभी तक आपने अगर मेरे साथ टेलीग्राम पर शेयर नहीं किया है या अभी तक आप मेरे को नहीं कनेक्ट कर पाए हो, tinyurl.com/siddharthpolity को कनेक्ट करो, लिंक को क्लिक करो या फिर कैमरा से इस कोड को स्कैन करो एंड यू विल बी एबल टू ज्वाइन मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल. मैं एक और बात तुम सब लोगों के साथ अनाउंस करना चाहता हूँ. मैं नेक्स्ट वीक से PSIR ऑप्शनल कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, यानी कि 250 मार्क्स है GS2, 250 मार्क्स का ऑप्शनल 1 और 250 मार्क्स का ऑप्शनल 2. अब मेरे साथ तुम कर सकते हो. अगर तुम इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो यूज द कोड SIDLIVE SIDLIVE एंड आई बी वेरी वेरी हैप्पी टू टीच यू. तुम्हें इमीडिएट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम कॉम्बो कोर्सेस ले लो ऑफ प्लस क्लासेस एज वेल एज ऑप्शनल. तुम्हें बहुत सस्ता पड़ता है, बहुत रीजनेबल अमाउंट है, उसमें भी 10% डिस्काउंट हो जाएगा द मोमेंट यू यूज द कोड SIDLIVE SIDLIVE and I'll be very very happy to teach you. So in the words of Unacademy, my friends, let's crack it. Until next time, God bless, thank you and Jai Hind.